Hello teachers, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। आई एम सुमित बंसल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी ये प्लेलिस्ट चल रही है कॉन्सेप्ट, फंक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंधन, संकल्पना, कार्य और सिद्धांत। चैप्टर है हमारा ये पहला और ये क्लास है आपकी सेकंड। फर्स्ट क्लास को आप सब लोगों ने इतना इतना ज्यादा प्यार दिया, थैंक यू वेरी मच। कसम से मजा आ गया। ठीक है, आप लोगों के सबके कमेंट मैंने पढ़े हैं और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं हर किसी को इंडिविजुअली रिप्लाई कर पाऊं। अभी भी मैं देख रहा हूं मेरे पास यहाँ सिस्टम में शो कर रहा है, अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं सभी को रिप्लाई करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी डाउट्स हैं आपके, तो एक थोड़ी सी हो गई दिक्कत। क्लास ये मैं आपको कल ही दे देता। ये जो क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोबारा, ये मैं आपको कल ही दे देता, लेकिन पंगा ये हो गया कि मैंने क्लास रिकॉर्ड की 1 घंटे 20 मिनट की। हाँ जी, ये क्लास ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने इसको फाइल को सेव किया अपलोड करने के लिए, जैसे ही मैं गया इसके ऑडियो में एरर आ गया। ठीक है ना, इतनी बुरी किस्मत मुझे लगता है मेरी है। मेरे साथ ये काफी बार हो चुका है कि 1.5 घंटे की क्लास मैंने रिकॉर्ड की, ऑडियो में एरर आ गया, ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। पूरी क्लास मुझे अब दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। रात को 2 बजे जो है मैंने वो रिकॉर्ड की थी क्लास। मैंने सोचा आपको कंटिन्यूअसली क्लास प्रोवाइड करेंगे, बट ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता है, बट आप लोगों का इतना प्यार मिला कमेंट सेक्शन में, मुझे मजा आ गया देख के। तो स्टार्ट करते हैं दोबारा जोश के साथ, और भी शानदार इसमें कंटेंट जोड़ेंगे। अच्छा, मैं सोच रहा था कि जो क्लास 1 है ना, क्लास 1 जो हमने की है चैप्टर 1 की, उसका थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा दूं। बट रिवीजन करवाने से फिर वो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं कि अपना टॉपिक क्या है। ठीक है ना, फिर उसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे। या करवाई नहीं रिवीजन थोड़ा सा? चलो रिवीजन करा ही देते हैं थोड़ा सा, रुको मैं वो क्लास निकालता हूँ पहले वाली अपनी। हाँ जी, चलो थोड़ा सा रिवीजन मारते हैं फटाफट, हमने जो किया था क्लास 1 में। ठीक है, चैप्टर 1 जब तक हमारा कंप्लीट नहीं होगा, ये रिवीजन इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि जो बच्चा ये क्लास देख रहा है, जो मेरे भाई बहन टीचर और मैडम, जो भी सर मैडम क्लास देख रहे हैं, सभी का काम इसी क्लास में हो जाना चाहिए। मेरा टारगेट है, सब यहीं रटवा दूंगा। तो प्रबंधन के गुरु हमने पढ़ा था, पीटर ड्रैकर साहब को बोला जाता है, लूथर गुलिक को बोला जाता है प्रबंधन के नियोजन का जनक। इनकी एक बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937। भारत में प्रबंधन का जनक पूछे तो कौन होगा? अरविंदम चौधरी होंगे। डब्ल्यू टेलर, टेलर से याद आता है वैज्ञानिक, यानी वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता हमारे हैं एफ डब्ल्यू टेलर। हेनरी फ्योल साहब की जो बुक है वो भी बहुत ही शानदार बुक है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। पीटर लूथर गुलिक की कौन सी है? पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937। हेनरी फ्योल को कहा जाता है प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता, प्रबंधन के विशिष्ट कार्यों का जन्मदाता, सुव्यवस्थित प्रबंधन का जन्मदाता, या फिर इनको कहा जा सकता है क्या? आधुनिक प्रबंधन का जन्मदाता। तो ये सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए थे। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, आपको काफी डिटेल मैंने बताई थी। प्रबंधन का शक्ति ग्रह है, पावर हाउस ऑफ द मैनेजमेंट इज नोन एज कम्युनिकेशन। संप्रेषण को बोला जाता है पावर हाउस, किसका? प्रबंधन का। प्रबंधन का शक्ति ग्रह है संप्रेषण। प्रबंधन की हृदय या आत्मा पूछ लिया जाए तो अभिप्रेरणा, लेकिन ये प्रबंधन की हृदय को अभिप्रेरणा कहा किसने? कहा आपके रेंसिस लिंकट ने। किसने कहा? रेंसिस लिंकट ने। थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि मुझे रिवीजन कराना है, तो मैं 2x में करवाऊंगा और रेकमेंड करूंगा आपको कि 1.5x में मेरी वीडियो देखा करो। मेरी फ्लुएंसी थोड़ी वैसे भी ज्यादा रहती है बोलने की, है ना। हम सब की आदत रहती है 2x में वीडियो को देखने की, तो थोड़ा मेरी फ्लुएंसी वैसे भी ज्यादा रहती है, तो 1.5 में आपको बेटर समझ में आएगा जहां तक मुझे लगता है। और ये रिवीजन वाला पोर्शन जो है ये 1 में ही देख लेना, क्योंकि 2x में मैं खुद ही बोल रहा हूँ। ठीक है, भारत का भविष्य, भविष्य क्या होता, सॉरी, प्रबंधन का भविष्य क्या है? निर्णयन है। प्रबंधन का नाड़ी तंत्र, धमनियां, संप्रेषण को बोला जाता है। राजमार्ग पूछ ले तो भी संप्रेषण को बोला जाता है। अच्छा, प्रबंधन है क्या? संगठन का मस्तिष्क है। संगठन क्या है? बैकबोन ऑफ द मैनेजमेंट। क्या ये सब आपको क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? बहुत ही अच्छे से मैंने आपको ये चीज समझाई थी। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे इस पे विद्यालय वाले फैक्ट पे। विद्यालय का नाड़ी तंत्र किसे को कहते हैं? अध्यापक को कहते हैं। लेकिन वहीं अगर पूछ लिया जाए प्रबंधन का नाड़ी तंत्र, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रबंधन का नाड़ी तंत्र आपका संप्रेषण होता है, लेकिन विद्यालय का नाड़ी तंत्र कौन है? आपका अध्यापक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है? विद्यालय के अंदर, विद्यालय के अंदर काफी सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से बताए थे? कि विद्यालय का अगर आपसे पूछ ले क्या, विद्यालय का हृदय पूछ ले, तो हृदय क्या होता है? पुस्तकालय। विद्यालय का हृदय पुस्तकालय को कहा किसने? किसने कहा? ये आपके कहा सर जॉन डीवी ने। किसने कहा? जॉन डीवी ने। और जो उत्तम विद्यालय ही उत्तम पुस्तकालय, ये वाली जो सेंटेंस है वो किसने बोली थी? पिट्समैन ने। क्या सेंटेंस था पिट्समैन का? पिट्समैन साहब ने कहा था कि उत्तम प्रकार का पुस्तकालय ही उत्तम विद्यालय की पहचान है। तो पहचान और पुस्तकालय, दो वर्ड आपको याद रखने हैं। विद्यालय का हृदय क्या है? आपका पुस्तकालय है। कहा किसने था? जॉन डीवी ने कहा था। ये बात किसने कही थी? कि
विद्यालय का हृदय पुस्तकालय होता है, जॉन डीवी साहब ने कही थी। विद्यालय का मस्तिष्क क्या है? प्रधानाध्यापक है। विद्यालय की सर्वोच्च इकाई या प्रशासक भी कौन है? प्रधानाध्यापक है। विद्यालय को बच्चों का उद्यान कहा जाता है, फ्रोबेल ने। विद्यालय का स्पार्क प्लग झटका कब लगता है? समय सारणी को देख के। और कहा किसने? बीसी मुंह से निकलता है, यानी प्रोफेसर बीसी राय। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको मैंने बताई थी, याद हो जाता है इनसे, बढ़िया, ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है ना। शैक्षिक प्रबंधन की प्रकृति कैसी होती है? कला और विज्ञान दोनों होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट। लेकिन ये कला और विज्ञान कहा किसने? हिलकट ने कहा था। किसने कहा था? हिलकट ने कहा था। क्या कहा था? कि शैक्षिक प्रबंधन जो है उसकी प्रकृति कला और विज्ञान दोनों है, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी और जन्मजात और अर्जित है। क्या ये सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, पोस्ट कॉर्ब और पीओ ट्रिपल सी। पीओ ट्रिपल सी दिया था आपके हेनरी फ्यूल साहब ने। 5 इसके भाग हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल, कमांड और कोऑर्डिनेशन। 7 भागों की जो ये है सिद्धांत सूत्र, वो किसने दिया था? लूथर गुलिक और उर्विक ने। लूथर गुलिक के 10 सिद्धांत अलग से भी हैं, जिनमें एक सिद्धांत मोस्ट पॉपुलर है, 4 आधार, जिसको 4 पीस कहते हैं, है ना। उर्विक जो है वो भी आपको बता चुका हूं, 8 सिद्धांत, जेड सिद्धांत आएगा आगे। पोस्ट कॉर्ब आपके ये यहाँ पे फिर अगेन हो गया, इसको भी देख लेना, रिवीजन मार लेना फटाफट। उसके बाद हमारा आ जाता है क्या? जे हार्टले। तो जे हार्टले के 3 तत्व आपको बताए थे, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। याद रहेगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं इसलिए स्पीड में चल रहे हैं। जो बच्चे पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जो मेरे भाई बहन पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहली क्लास को एक बार जाके जरूर देखना। सीधा सेकंड क्लास पे जंप करोगे तो फिर थोड़ी सी चीजें आपको हालांकि समझ में आ जाएगी, बट ये रिवीजन वाली चीज समझ में नहीं आएगी कि इतना डेटा एक साथ हो जाएगा, है ना। प्यार से देखोगे, आराम से देखोगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे मैनेजमेंट के साथ, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। स्थानीय स्तर पर आपको मैंने बताया था, प्रारंभिक शिक्षा को देखा जाता है 2 विभागों द्वारा, प्रारंभिक शिक्षा विभाग और पंचायती राज जिला परिषद। जिला स्तर, पंचायती समिति स्तर और ग्राम पंचायत, तीनों स्तर पर ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 3 आपको मेन मिलेंगे डिपार्टमेंट। कौन से? डी डबल ईओ, बी डब्ल्यू और पीडब्ल्यू। ये हो गया पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। ऑलराइट, यहाँ पे आपका है सीईओ, ये है आपका बीडीओ, ये है आपका पीडीओ, है ना। इन सब की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी थी ऑलरेडी, ज्यादा डिटेल में मुझे जाने की दोबारा जरूरत यहाँ पे मुझे नहीं लगता है। फिर आपका लास्ट एक 28 वाला देख लेते हैं। यहाँ भी आपको मैंने काफी सारी चीजें बताई थी। क्या क्या चीजें बताई थी? इनके सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा था कि जो हेनरी फ्यूल साहब हैं, उनका है पीओ ट्रिपल सी का सिद्धांत, जिसके 5 भाग है। सिद्धांत की बात करें तो 14 सिद्धांत अलग से दिए हैं, जिनको बोला जाता है प्रशासन या प्रबंधन के सिद्धांत। बुक इनकी कौन सी है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल साहब को कहा क्या जाता है? इनको कहा जाता है आधुनिक प्रबंधन के जन्मदाता, है ना। लूथर गुलिक साहब की बुक है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी बुक है इनकी? पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1937। सूत्र है इनका पोस्ट कॉर्ब, 7 भागों में विभाजित है। सिद्धांत इनके 10 हैं, जिसमें से एक सिद्धांत 4 पीस का है, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। क्या है? पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। हेनरी फ्यूल साहब के 14 सिद्धांत है, उर्विक के 8 सिद्धांत है, जेड सिद्धांत भी इनको बोला जाता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बड़े ही प्यार से। चलो भाई, तो रिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया। जिन बच्चों को अच्छे से याद है वो सीधा 10 मिनट की ये वीडियो स्किप कर देना, सीधा अपने क्वेश्चन पे आ जाना, कोई चक्कर नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत किसे कहा जाता है? किसी बच्चे ने बोला था कि सर थोड़ा बड़ा लिखना, कोशिश करूंगा आज थोड़ा बड़ा लिखने की। तो ये आपका बेसिकली लड्डू क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं? लड्डू क्वेश्चन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे हो जाते हैं, डायरेक्ट हो जाते हैं, ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। क्या कह रहा है? विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत क्या है? व्यक्तिगत कार्य करना? जी नहीं, व्यक्तिगत नहीं, सारे मिलके करेंगे तो होगा, ये तो नहीं है। सहभागी उत्तरदायित्व निभाना, बिल्कुल सही बात है, सहभागिता होनी चाहिए, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कलेक्टिव। एक तंत्रीय? जी नहीं, नाम ही प्रजातांत्रिक है। निर्णय दृढ़ता, दृढ़ता नहीं होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसमें? लचीलापन। ठीक है, आई थिंक इतना साइज ठीक है, सही दिख रहा होगा सबको। लचीलापन होना चाहिए, तो सहभागी उत्तरदायित्व तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, कोई इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्या पूछा है? प्रबंधन जो है दूसरों से कार्य करवाने की कला है। यह कथन किसने कहा था? कथन वाले क्वेश्चन बड़ा परेशान करते हैं सर, याद ही नहीं होते। आज के बाद दिक्कत नहीं आएगी। आप देख रहे हो सुमित बंसल की क्लास मैथ मैवेंस पे। ये बात आपके बोली थी सर मैरी पार्कर फोलेट ने। किसने बोली थी? मेरी पार्कर फोलेट ने। क्या बात बोली थी? प्रबंधन दूसरों से कार्य करवाने की कला है। याद कैसे रखेंगे? मेरी नहीं, ये तो दूसरे की है। मेरी नहीं, ये तो दूसरे की है। मेरी नहीं है सर, ये तो दूसरे की है। दूसरे की है मतलब दूसरों से कार्य करवाना, दूसरों से कार्य करवाना।
ये बात आपके बोली है किसने? ये बात आपके बोली है मैरी पार्कर फोलेट ने। तो प्रबंधन जो है वो दूसरों से कार्य करवाने की कला है। प्रबंधन दूसरों से कार्य करवाने की कला है। दूसरों की है, दूसरे की है, मेरी नहीं है, दूसरे की है। मैरी पार्कर फोलेट ने ये बात बोली थी। बताओ मुझे याद होगा या नहीं होगा? ठोक देना, लाइक कमेंट शेयर कर देना, याद हो जाएगा मुझे पता है। ठीक है, आगे देखो विलियम लुईक, इन सब के बारे में भी पैटर्न अपना वही रहता है, चीजें सारी बताऊंगा। ठीक है ना, इन सब के बारे में भी तुम्हें शानदार शानदार बातें बताऊंगा कि विलियम लुईक साहब जो हैं इन्होंने यहाँ पे क्या बात बोली थी। विलियम लुईक की बात कर लेते हैं। तो विलियम लुईक साहब ने क्या बात बोली है? उन्होंने कहा है किसी संस्था में, इन्होंने क्या कहा है? किसी संस्था में, किसी संस्था में भौतिक व, किसी संस्था में भौतिक व मानवीय संसाधनों, भौतिक व मानवीय संसाधनों के प्रभावपूर्ण, मानवीय संसाधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग को, प्रभावपूर्ण उपयोग को प्रबंधन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रबंधन कहते हैं। सभी ने प्रबंधन की ही डेफिनेशन दी है, आपको पता है। तो प्रबंधन की क्या डेफिनेशन दी है विलियम लुईक ने? ये साहब कहते हैं कि किसी संस्था में, किसी संस्था में भौतिक व, भौतिक व मानवीय संसाधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग को प्रबंधन कहते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर मानवीय प्रबंधन से तो हमें कुछ याद आ रहा है, आपने कहा था पहली क्लास में कि मानवीय प्रबंधन से याद आ रहा है जेडी मुने। क्या याद आ रहा है? जेडी मुने। तो कंफ्यूजन नहीं रखनी, कंफ्यूजन नहीं लगनी। नोट डाल के यहाँ पे लिख लेना, नोट डाल के यहाँ पे लिख लेना कि जो जेडे मुने हैं इन्होंने बात की है सिर्फ मानवीय संसाधनों की। किसकी बात की है? मानवीय संसाधनों की। जेडी मुने साहब ने आपके ये कहा था कि अगर आपको प्रबंधन में उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है तो मानवीय संसाधनों का आपको अच्छे से उपयोग करना होगा। वहीं पे विलियम लुईक साहब क्या कहते हैं कि किसी संस्था में अगर आपको प्रभावपूर्ण उपयोग करना है तो आपको भौतिक और मानवीय दोनों संसाधन चाहिए। दोनों संसाधन होते हैं, आपको पता है। तो जेडी मुने, मुने से याद रखेंगे मानवीय संसाधन, विलियम लुईक में भौतिक प्लस मानवीय दोनों ही आ जाएंगे। तो आपकी कंफ्यूजन यहां मैंने क्लियर कर दी, कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे, अब बात करते हैं हम किसकी? हेरोल्ड कुंज साहब की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? हेरोल्ड कुंज साहब। देखो मैं इसको कैसे याद रखता हूं? कुंज, कुंज का मतलब होता है गुच्छा। जो हिंदी के व्याख्याता भावी बनने वाले हैं मुझे माफ करना अगर कुंज का मतलब गुच्छा नहीं होता तो, बट मुझे पता नहीं क्यों फील आता है कि कुंज का मतलब है गुच्छा। कुंज का मतलब है गुच्छा, गुच्छे का मतलब होता है समूह में होना। क्या होना? समूह में होना। तो याद कैसे रहेगा? बड़ी ही प्यारी डेफिनेशन है। हेरोल्ड कुंज साहब ने क्या कहा था कि प्रबंधन जो है आपका, प्रबंधन जो है, प्रबंधन औपचारिक रूप से, आई थिंक इतना बड़ा सही है, सबको सही दिख रहा होगा अब। प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूहों के द्वारा, प्रबंधन जो है औपचारिक रूप से संगठित समूहों, संगठित समूहों के द्वारा, संगठित समूहों के द्वारा एक समूह में, एक समूह में कार्य करवाने की कला है। एक समूह में कार्य करवाने की कला है। ये बात आपके किसने बोली है सर? ये बात आपके बोली है कुंज ने। तो कुंज का मतलब हो गया गुच्छा या समूह। तो देखो इसमें क्या है, ये क्या कह रहा है कि समूहों के द्वारा समूह से कार्य करवाने की कला क्या है? हेरोल्ड कुंज ने बात बोली है प्रबंधन के लिए। डब्ल्यू टेलर को क्यों नाराज करें? डब्ल्यू टेलर आपको पहली क्लास में बताया था। टेलर कौन है? साइंटिस्ट है। टेलर कौन है? वैज्ञानिक है। तो टेलर को कहा जाएगा वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता। क्या कहा जाएगा? वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता। किसे बोला जाएगा? एफ डब्ल्यू टेलर को। फटाफट रिवीजन मारते हैं, क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई है। मैंने आपको ये बताया है, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, विलियम लुईक ने कहा था किसी संस्था में भौतिक व मानवीय संसाधन के प्रभावपूर्ण उपयोग को प्रबंधन कहते हैं। अकेला मानवीय संसाधन के उपयोग से रिलेटेड बात आ जाए तो ये बात बोली है आपके जेडी मुने ने। अच्छा, मुने से मुझे एक याद आता है फैक्ट, मुने से एक फैक्ट मुझे याद आता है मनु। क्या याद आता है मुझे? मनु। मनु का क्या फैक्ट था? मनु और मुने अलग अलग है। मनु ने कहा था शिक्षक को ब्रह्मा का रूप, शिक्षक को ब्रह्मा का रूप। किसने कहा था? मनु ने। मुने ने क्या कहा था? मानवीय संसाधनों का प्रबंधन करना। भौतिक और मानवीय कौन है? विलियम लुईक है। हेरोल्ड कुंज, कुंज का मतलब गुच्छा यानी समूह से समूह का कार्य करवाना। ठीक है, समूह द्वारा समूह का कार्य, समूह में कार्य करवाना क्या कहलाता है? हेरोल्ड कुंज ने प्रबंधन को बोला है। डब्ल्यू टेलर, टेलर है साइंटिस्ट, वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता। मेरी नहीं, ये तो दूसरे की है यानी दूसरों से
कार्य करवाना। बताओ क्यों नहीं याद होंगे? बताओ, तरीका होता है हर चीज का, सिस्टम से अगर अपने चलेंगे तो सब याद होगा, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो तुम्हें याद ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्या हो गया? स्लाइड नहीं हो रहा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको ऑलरेडी मैं ये फैक्ट बता चुका हूं कि जे हार्टले के अनुसार प्रबंधन का तत्व नहीं है। ध्यान रखना, नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जे हार्टले ने प्रबंधन के 3 तत्व बताए हैं। कौन से 3 तत्व बताए हैं सर? मैंने आपको बताया था इनपुट, प्रोसेस, इनपुट, प्रोसेस और आपको क्या बताया था? आउटपुट। ये 3 तत्व मैंने नहीं बताए, जे हार्टले ने बताए हैं। मैंने तो आपको समझाया था। कौन से 3 तत्व बताए हैं जे हार्टले ने? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। क्या मतलब है सर इनका? इनपुट का मतलब है अदा। ये ऐश्वर्या राय की अदा नहीं है, ये अदा है जैसे अपने इनपुट देते हैं, बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो उसके बाद वो विकास की प्रक्रिया को करता है, यानी कि उसमें क्या होती है? प्रक्रिया होती है। यहाँ प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो प्रबंधन की प्रक्रिया कह सकते हो। आउटपुट का मतलब होता है प्रदा, कि हमें कुछ मिलेगा। क्या आउटपुट मिलेगा? कि उसका विकसित हो जाएगा, उसको तर्क करने का चिंतन उसमें डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा इसमें तत्व नहीं है? अदा है, प्रणाली नहीं है, प्रक्रिया है, प्रदा है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? जो गलत है वही सही है, जो गलत है वही सही है। गलत कौन है? प्रणाली, और प्रणाली ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्या इसमें कहना चाह रहा है? इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे दिल के करीब होते हैं, क्योंकि ये जनरल नॉलेज के से क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने मैनेजमेंट नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक प्यारा क्वेश्चन है, इट इज अ क्यूट क्वेश्चन। ठीक है, क्या ये कहना चाह रहा है कि विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा समूह सबसे उपयुक्त है? तो बेस्ट बताना है इनमें से क्या है। क्या हमें प्रबंधन में सहयोग चाहिए? बिल्कुल चाहिए। समानता चाहिए? बिल्कुल चाहिए। लचीलापन चाहिए? बिल्कुल चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए? कि आज मान लो कोई टीचर थोड़ा सा लेट आया 5 मिनट, एज ए प्रिंसिपल आप उसको फुल डांट दोगे क्या? कि भैया तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अरेंजमेंट लगा देंगे आपके, आपको एक्स्ट्रा टाइम रुकना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, शिकायत कर दूंगा ऊपर, ऐसे करोगे क्या? सामने वाला भी चिढ़ जाएगा। ठीक है, बराबर मेहनत करके वो भी आया है, व्याख्याता बना है या वरिष्ठ अध्यापक बना है या जो भी है, उसने भी मेहनत की है। अगर आप इसी जगह पर थोड़ा सा प्यार से उसे समझाओगे कि यार थोड़ी सी दिक्कत होती है, बच्चों का सिलेबस है, पेपर आने वाले हैं, ये प्यार से बात करोगे तो काम हो जाएगा। कभी कभी 5 मिनट देरी से अलाउ भी करना पड़ता है, हर टाइम आप स्ट्रिक्ट नहीं रह सकते। तो ये जो दृढ़ता का गुण है ना, दृढ़ता का गुण, ये दृढ़ता तो होनी ही नहीं चाहिए, दृढ़ता तो होनी ही नहीं चाहिए। फ्लेक्सिबल आप रहोगे तो सही रहेगा, है ना? तो फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। फिर कह रहा है साझा उत्तरदायित्व, बिल्कुल शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो जो पहला ऑप्शन है वही सबसे बेस्ट चॉइस है। ये दो तो गलत हो ही गए। ये दो क्यों गलत हो गए? क्योंकि दृढ़ता से तो काम बनेगा नहीं। लास्ट वाले में दिक्कत है नियत उत्तरदायित्व की। नियत उत्तरदायित्व नहीं चाहिए सर, साझा उत्तरदायित्व चाहिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। सभी शेयर करेंगे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तभी बात बन पाएगी, अन्यथा बात नहीं बन पाएगी, है ना? तो इसमें कुछ ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं थी। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सेवा पुस्तिका या सर्विस बुक किसे कहते हैं? सर्विस बुक में क्या विद्यालय की संपत्ति का लेखा जोखा होता है क्या? जी नहीं। राष्ट्रीय सेवा योजना? जी नहीं। समाज सेवा योजना? जी नहीं। सर्विस बुक है तो सर्विस कौन कर रहा है? कर्मचारी कर रहे हैं ना। सर्विस बुक में किसका लेखा जोखा होगा? किसकी सेवा का अभिलेख होगा? कर्मचारियों का होगा। किसका होगा? जो कर्मचारी अधिकारी जो हैं, आप गजेटेड ऑफिसर बन जाओगे, व्याख्याता जब आप बन जाओगे तो आप भी क्या हो जाओगे? एक अधिकारी हो जाओगे। टीचर तो आप हो गई, लेकिन आप गजेटेड ऑफिसर भी बनते हो राजस्थान की, यही तो खास बात है ना? आपको पता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आपको करना है। ऑप्शन हो जाएगा इसका भी आपका डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? संगठन के जेड सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो जिन्होंने मेरी पहली क्लास देखी थी, मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि ये जो जेड सिद्धांत है ये दिया किसने था? जेड सिद्धांत आपका दिया था उर्विक साहब ने। किसने दिया था? उर्विक साहब ने। क्या सिद्धांत दिया था उर्विक ने? उर्विक साहब ने 8 सिद्धांत दिए थे। कितने सिद्धांत दिए थे? 8 सिद्धांत दिए थे, जिन सिद्धांतों को हम क्या बोलते हैं? जेड सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे? जेड सिद्धांत। उर्विक, देखो ये 3 3 से 8 बना देना, उर्विक से 8 याद रह जाएगा। उर्विक से क्या याद रह जाएगा? 8। उर्विक 8।
उर्विक 8 सिद्धांत दिए थे उर्विक ने। अच्छा, हेनरी फ्योल साहब ने कितने सिद्धांत दिए थे? हेनरी फ्योल साहब ने दिए थे 14 सिद्धांत। कितने सिद्धांत दिए थे? 14 सिद्धांत। इन सिद्धांतों को कुछ बोलते हैं सर, आपने बताया था। हाँ जी, बिल्कुल बोलते हैं। इन 14 सिद्धांतों को जाना जाता है किस नाम से? प्रशासन के सिद्धांत के नाम से। किस नाम से इनको हम जानते हैं? प्रशासन के सिद्धांत, या आप कह सकते हो इनको क्या? प्रबंधन के सिद्धांत। क्या बोल सकते हैं इनको हम? प्रबंधन के सिद्धांत, है ना। उसके बाद आपके आ जाते हैं लूथर गुलिक साहब। लूथर गुलिक साहब ने 10 सिद्धांत दिए थे। कितने सिद्धांत दिए थे? 10 सिद्धांत दिए थे। इन सिद्धांतों के अंदर एक सिद्धांत है जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर इन्होंने 4 आधार बताए हैं। क्या बताए हैं? 4 आधार। कौन से 4 आधार बताए हैं सर? 4 आधार में 4 पीस की संकल्पना दी है। पी 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 पी। पहले पी का मतलब हो गया पर्सन। क्या मतलब हो गया? पर्सन। दूसरे पी का मतलब हो गया प्रोसेस। क्या मतलब हो गया? प्रोसेस। तीसरे पी का मतलब क्या हो गया? प्लेस। और चौथे पी का हमारा यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा? पर्पस। क्या मतलब हो जाएगा? पर्पस। उद्देश्य, स्थान, प्रक्रिया और व्यक्ति। ये 4 पीस का सिद्धांत किसने दिया था? आपके लूथर गुलिक ने। रायबर्न को क्यों छोड़े? रायबर्न को क्यों नाराज करें? रायबर्न कब होता है? लोग आपसे बर्न कब होंगे, जलेंगे कब? जब आप प्रधानाध्यापक बन जाओगे, और वो भी दृढ़ चरित्र वाले, सॉलिड पर्सनैलिटी वाले। तो प्रधानाध्यापक जो है दृढ़ चरित्र का होता है। ये बात किसने कही थी? रायबर्न ने। दृढ़ चरित्र से लोग बर्न होते हैं, यानी रायबर्न। लूथर गुलिक के 10 हैं, एक जिसमें मेन है 4 आधार, 4 पीस। हेनरी फ्योल 14 सिद्धांत, प्रशासन के सिद्धांत, प्रबंधन के सिद्धांत। हेनरी फ्योल को कहा जाता है क्या? आधुनिक प्रबंधन का जन्मदाता। क्या कहा जाता है? आधुनिक प्रबंधन का जन्मदाता। सब चीजें याद है ना? रिवीजन देखो ऐसे ही चलता रहेगा एकदम मजे से। आधुनिक प्रबंधन के जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये आपके कहा जाता है जन्मदाता। ये आपके कहा जाता है हेनरी फ्योल साहब को। किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल साहब को। किसी को कोई डाउट इसमें नहीं है? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारी क्लास चल रही है, मजा आ रहा है मुझे भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हालांकि दुख हुआ मुझे, जो मेरी 1.5 घंटे की क्लास रिकॉर्ड की मैंने, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। लेकिन आप लोगों के लिए कुछ भी करेंगे, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। प्यार इतना दे दिया आप लोगों ने कि मैं रात को 3 बजे भी क्लास रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अगेन। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? ध्यान से समझना। कह रहा है नहीं है, तो प्रबंधन की प्रकृति होती क्या क्या है? मैंने आपको बताया था, प्रबंधन जो है वो कला व विज्ञान दोनों है। कला व विज्ञान दोनों है। प्रबंधन जो है वो मूर्त व अमूर्त दोनों है। कॉन्क्रीट भी है और क्या है? एब्स्ट्रैक्ट भी है, आर्ट भी है, साइंस भी है। प्रबंधन जो है ये आपका बहुआयामी है। क्या है ये आपका? बहुआयामी। प्रबंधन जो है वो आपके अंदर जन्मजात भी होता है, लेकिन अगर जन्मजात नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, आप इसको अर्जित भी कर सकते हो। प्रबंधन जो है ये क्या होता है? यूनिवर्सल होता है, यानी कि सार्वभौमिक होता है। क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। क्या प्रबंधन सामाजिक होता है क्या? क्या ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? हाँ जी, बिल्कुल है। प्रबंधन जो है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि सामाजिक आपकी जिम्मेदारी है। तो कौन सा नहीं है? अच्छा, एक और फैक्ट, ये प्रबंधन को कला और विज्ञान कहते तो हैं, लेकिन कहा किसने है? कहा किसने है? हिलकर्ट ने कहा है। किसने कहा है? हिलकर्ट ने। ठीक है ना, हिलकर्ट ने कहा है। कला का मतलब कर्ट, कला से कर्ट, याद रखना, कला से कर्ट। ठीक है, तो हो जाएगा ये याद। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे क्या पूछा है? ये कह रहा है कि कौन सा नहीं है? सामाजिक जिम्मेदारी है, बिल्कुल सही है, अभी बताया है। सार्वभौमिक है, बिल्कुल है। कला है, बिल्कुल है। अब कुछ कहेंगे सर विज्ञान भी तो है। देखो, प्रबंधन एक विज्ञान है, लेकिन ये कह रहा है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान होता है आपका फिजिक्स। क्या हम प्रबंधन को फिजिक्स कहेंगे? जी नहीं। जी नहीं, प्रबंधन को फिजिक्स नहीं कहेंगे, प्रबंधन को विज्ञान कहेंगे, केवल सामाजिक विज्ञान, सोशल है ये। उसके साथ साथ आपका ये क्या है? विज्ञान है, साइंस है आपकी ये। तो इसने पूछा है कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? भौतिक विज्ञान नहीं है, ये केवल एक विज्ञान है, यानी कि ये एक साइंस है। ठीक है ना, भौतिक विज्ञान नहीं है। भौतिक विज्ञान यहाँ पे गलत हो गया, भौतिक नहीं लिखा होता तो फिर ये ठीक हो जाता। तो ये गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था हमसे, है ना। प्यारा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, मैं इसमें क्या करता हूं, कुछ बच्चे कहेंगे सर रिपीट कर रहे हो, ये क्वेश्चन तो आपने पहले भी करवाए हैं, ये हद है अभिप्रेरणा। तो देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना आप लोगों की साइकोलॉजी से खेल रहा हूँ। किससे खेल रहा हूँ? साइकोलॉजी से। क्योंकि मैंने भी जब ये चीजें याद की थी ना, मैंने भी जब ये सारा पढ़ा था, जीके हमेशा से मुझे परेशान किया है। मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ,
मैं मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा से, अभी मैं मैथ्स का टीचर हूँ। तो मैथ्स के टीचर होने के नाते मैंने जीके बहुत साल पहले छोड़ दी थी। 10th मैंने की थी 2014 में, 10th की थी मैंने, 12th मेरी हुई थी 2016 में। तो 10th के बाद तो मैंने जीके को कभी हाथ ही नहीं लगाया, ठीक है ना। तो जीके मुझे बड़ा परेशान करता है, तो मैं कैसे चीजों को याद रखता हूँ, मैं यहाँ साइकोलॉजी से खेल रहा हूँ आपकी। कैसे? अगर मैं आपको मान लो 100 क्वेश्चन दूं और 100 के 100 मैं आपको सारे न्यू क्वेश्चन दूं, तो जब आप 60 से ऊपर क्वेश्चन पे जाओगे ना, पीछे वाले आप सारे भूलते जाओगे। तो मैंने क्या किया, मैंने गेम ये खेला कि इस 100 में 20 क्वेश्चन ऐड कर दिए, सेम सेम रिपीट कर दिए। क्यों कर दिए? मैं आपको अब 120 क्वेश्चन दूंगा 100 की बजाय, जिसमें 20 क्वेश्चन रिपीट होंगे। और रिपीट भी कैसे होंगे? 20 क्वेश्चन हो गए फिर 2 रिपीट हो गए, फिर अगले 20 क्वेश्चन हो गए फिर 1 रिपीट हो गया, फिर 15 क्वेश्चन हो गए फिर 2 रिपीट हो गए। तो ये जब रिपीटेशन वाले क्वेश्चन बीच में आते हैं ना, तो अपने को पुराना वाला अपने आप याद आने लगता है। तो इससे क्या है, अच्छे से याद हो जाता है, ठीक है ना। मेरा फंडा तो यही है समझाने का। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए कि सही सुमेलित इनमें से कौन सा है। क्या प्रबंधन का हृदय अभिप्रेरणा है? बिल्कुल है। प्रबंधन के हृदय को अभिप्रेरणा कहा किसने है? ये आपका कहा है सर रेंसिस लिंकट ने। किसने कहा है? रेंसिस लिंकट साहब ने क्या बात बोली है? प्रबंधन का हृदय अभिप्रेरणा को। प्रबंधन का भविष्य निर्णय होता है क्या? हाँ जी होता है। प्रबंधन का शक्ति ग्रह संप्रेषण होता है? हाँ जी सर बिल्कुल होता है। इसी के साथ साथ संप्रेषण को तो प्रबंधन का हाईवे भी कहते हैं। प्रबंधन का हाईवे किसको कहते हैं? संप्रेषण को। या क्या कह सकते हैं? प्रबंधन का राजमार्ग। या क्या कह सकते हैं? प्रबंधन का नाड़ी तंत्र। या क्या कह सकते हैं? प्रबंधन की धमनियां। अब यहां से 2 क्वेश्चन नोट करके लिख लेना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया है प्रबंधन का नाड़ी तंत्र संप्रेषण होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए विद्यालय का नाड़ी तंत्र, क्या पूछ लिया जाए? विद्यालय का नाड़ी तंत्र। तो विद्यालय का जो नाड़ी तंत्र होता है, आप सभी को पता है, आप लोग हो विद्यालय के नाड़ी तंत्र, यानी कि जो अध्यापक है वही विद्यालय का क्या है? नाड़ी तंत्र है। और यहाँ पे प्रबंधन का हृदय अभिप्रेरणा है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले विद्यालय का हृदय कौन है? विद्यालय का हृदय या आत्मा, विद्यालय की हृदय या आत्मा कौन है? विद्यालय की आत्मा कौन है? विद्यालय की आत्मा आपके होती है पुस्तकालय। कौन होता है? पुस्तकालय। और उत्तम पुस्तकालय ही उत्तम विद्यालय की पहचान है, ये बात कही थी रेंसिस लिंकट ने। लेकिन ये बात पुस्तकालय वाली किसने कही कि विद्यालय का पुस्तकालय हृदय होता है? ये बात कही थी जॉन डीवी ने। किसने कही थी? जॉन डीवी ने। और पिट्समैन ने क्या कहा था? पिट्समैन ने कहा था उत्तम विद्यालय ही उत्तम पुस्तकालय ही उत्तम विद्यालय की पहचान है। ठीक है, तो ये तो सारे ही सही होंगे। इसने पूछा था कौन सा सही है, तो ये सभी सही हैं, है ना। उपयुक्त सभी सुमेलित हैं, सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, सभी पढ़ लेंगे एक बार प्यार से। कह रहा है कि अध्यापक जो है राष्ट्र का भाग्य निर्णायक होता है। यह बात किसने कही थी? सीधा सीधा फैक्ट है, यह बात कही थी हुमायूं कबीर ने। किसने कही थी? यह बात कही थी हुमायूं कबीर ने। कबीर ने क्या कहा था कि राष्ट्र का भाग्य निर्णायक कौन होता है? हुमायूं कबीर ने यह बात बोली थी। राष्ट्र का भाग्य निर्णायक होते हैं अध्यापक। किसने कही थी? हुमायूं कबीर ने। कुर्बली ने क्या कहा था? कुर्बली को है कुलकुली, कुर्बली को है कुरकुली। जो राजस्थान से हैं और ज्यादातर राजस्थान से ही होंगे, आरपीएससी का पेपर दे रहे हो तो अपने बागड़ी में बोलते हैं कि बोली कुलकुली है क्या तेरा? बोली कुलकुली है कि तेरा मतलब ज्यादा बन रहा है क्या तू? ज्यादा चीजें चाहिए क्या तेरे को? तो जब मान लो कोई ऑफिसर आपको ये कह दे, कोई बड़ा अधिकारी आपको ये कह दे कि आप जी प्रिंसिपल हो और प्रधानाध्यापक को तो जो है ना तर्कवान होना चाहिए, प्रधानाध्यापक को तर्कवान होना चाहिए, प्रधानाध्यापक के पास सारे गुण होने चाहिए, प्रधानाध्यापक ज्ञानी होना चाहिए, प्रधानाध्यापक साहसी होना चाहिए, प्रधानाध्यापक धैर्यवान होना चाहिए। तो जब इतनी सारी चीजें प्रधानाध्यापक में आपको चाहिए, तो आप कहते हैं के बात अभी बोली कुलकुली है कि तेरा? बोली कुलकुली है मतलब कुरबली, कुलकुली से याद रखेंगे कुरबली। तो कुरबली ने क्या कहा था कि प्रधानाध्यापक तर्कवान, गुणी, ज्ञानी, साहसी, धैर्यवान ये सब होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे आपके एस जी वहेल ने भी कुछ बोला है क्या? हाँ जी, एस जी वहेल ने भी कुछ बोला है। एस जी वहेल साहब क्या कहते हैं? एस जी वहेल, वहेल से क्या याद रखेंगे हम? शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता है। ये बात किसने कही थी? एस जी वहेल ने। शिक्षक शिक्षक इतिहास का शिक्षक जो है वो इतिहास का वास्तविक निर्माता है। शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी एस जी वहेल ने। वहेल से याद रखेंगे वास्तविक। याद कैसे रखेंगे? वास्तविक वहेल, वास्तविक वहेल याद रह जाएगा।
कोई दिक्कत किसी को इसमें? अच्छा, उसके अलावा एक चीज और मैं आपको यहां पे बता देता हूं, एक फैक्ट आपको प्यारा सा और बता देता हूं मैं। क्या? कोठारी आयोग का याद रखना। एक कोठारी आयोग भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अच्छा, कोठारी आयोग का सन अगर किसी को याद हो, कोई मुझे बताए। बिल्कुल सही है, 1964 से 66 आपका कोठारी आयोग है। तो कोठारी आयोग ने क्या कहा था? भारत का भविष्य, भारत का भविष्य, भारत की कक्षाओं में, भारत का भविष्य भारत की कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। भारत का भविष्य भारत की कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, या आप ऐसे कह सकते हो भारत के भाग्य का निर्माता, या आप क्या कह सकते हो, ये ज्यादा बेटर है। एकदम जो उन्होंने बात बोली है एग्जैक्टली सेम मैं आपको लिख देता हूं यहां पे। भारत के भाग्य का निर्माण, भारत के भाग्य का निर्माण भारत की कक्षाओं में हो रहा है, भारत की कक्षाओं में हो रहा है, हो रहा है। ये बात किसने कही थी? कोठारी आयोग ने। याद कैसे रखेंगे? कोठारी से कक्षा याद रखेंगे। कोठारी से क्या याद रखेंगे? कक्षा। रिपीट कर देता हूं, सारा का सारा क्या है? कुर्बली को है कुलकुली। ये कहता है प्रधानाध्यापक के पास इतनी सारी चीजें होनी चाहिए, कुलकुली है ज्यादा। वहेल से एस.जी. वहेल वास्तविक निर्माता, वहेल से वास्तविक शिक्षक जो है इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है। हुमायूं कबीर ने क्या कहा था कि अध्यापक जो है, हुमायूं कबीर ने क्या कहा था? अध्यापक जो है राष्ट्र का, राष्ट्र का भाग्य निर्णायक है, राष्ट्र का भाग्य निर्णायक है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना कि भाग्य और भाग्य है। हुमायूं कबीर राष्ट्र का भाग्य निर्णायक कहा है अध्यापक को। कोठारी से कक्षा याद रखना, बस बात ही खत्म। भारत के भाग्य का निर्माण भारत की कक्षाओं में हो रहा है। क्या बात है? निर्माण कर कौन रहा है? आप लोग कर रहे हो। आप लोग कौन हो? राष्ट्र के भाग्य के निर्णायक। आपको ये कहा किसने है? हुमायूं कबीर ने कहा है, मैंने नहीं कहा जी, मैंने नहीं कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन में दोबारा वही हमारा चैप्टर, आपको पता है बहुत ही शानदार चल रहा है पहला चैप्टर। क्या प्यार दिया आप सब लोगों ने, मजा आ गया कसम से। ये कह रहा है कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, सामान्य और औद्योगिक प्रबंधन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको पता है जीआईएम, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये जो बुक लिखी थी ये आपकी लिखी थी हेनरी फियोल ने। किसने लिखी थी? हेनरी फियोल साहब ने ये बुक लिखी थी। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलो भाई बाकी फैक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। मेरी पार्कर, मेरी नहीं है ये तो दूसरे की है, मेरी नहीं है ये तो दूसरे की है, दूसरे की है मतलब ये बात किसने कही थी कि प्रबंधन जो है दूसरों से कार्य करवाने की कला है। पर मैरी पार्कर फोलेट ने क्या कहा था? प्रबंधन जो है वो दूसरों से कार्य करवाने की कला है, दूसरों से कार्य करवाने की कला है। और हेरोल्ड कुंज ने क्या कहा था कि समूहों द्वारा समूह से कार्य करवाना। कुंज का मतलब गुच्छा समझ लेना। अच्छा, टेलर ने भी कुछ बोला था क्या? हाँ जी, टेलर तो एक साइंटिस्ट है सर, टेलर तो एक साइंटिस्ट है, यानी कि टेलर को बोला जाएगा एफ.डब्ल्यू. टेलर को। ये है एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर को कहा जाता है वैज्ञानिक प्रबंधन का जन्मदाता, वैज्ञानिक प्रबंधन का जन्मदाता। भारत के प्रबंधन के जन्मदाता कौन है? आपके अरविंदम चौधरी हैं। हेनरी फियोल साहब का सिद्धांत है POCCC का, जिसके 5 भाग हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। सिद्धांत इन्होंने दिए हैं 14, जिनके अंदर बोला जाता है प्रबंधन के सिद्धांत और प्रशासन के सिद्धांत। लूथर गुलिक साहब की भी कोई बुक है क्या? ये जो बुक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये तो है हेनरी फियोल की। लूथर गुलिक की भी बड़ी ही प्यारी बुक है इनकी, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर्स ऑन द पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937। बड़ी ही शानदार बुक है ये लूथर गुलिक साहब की, जिनको जाना जाता है प्रबंधन के नियोजन के पिता के नाम से, है ना। चलो जी आगे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय का नाड़ी तंत्र। तो देखो आपको पता है विद्यालय का नाड़ी तंत्र कौन होता है? अध्यापक होता है। कौन होता है? अध्यापक। और अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रबंधन का नाड़ी तंत्र, क्या पूछ लिया जाए? प्रबंधन का नाड़ी तंत्र, तो आपको पता है प्रबंधन का नाड़ी तंत्र कौन होता है? प्रबंधन का नाड़ी तंत्र धमनियां, राजमार्ग, ठीक है, हाईवे, ये सब पूछ लिया जाए तो ये होता है आपका संप्रेषण। क्या होता है? संप्रेषण। मोटिवेशन जो है आपका वो क्या होता है? मोटिवेशन जो है, अभिप्रेरणा, वो होता है प्रबंधन का हृदय या आत्मा। ठीक है, तो इसने पूछा है विद्यालय का नाड़ी तंत्र। तो विद्यालय का नाड़ी तंत्र आप लोग हो, यानी कि अध्यापक होते हैं। कौन होते हैं? अध्यापक। मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है कि ये वर्ड्स भी याद रखना। विद्यालय का नियोजक चर, विद्यालय का स्वतंत्र चर, ये चर है यहाँ पे।
स्वतंत्र चर, या पूछ लिया जाए सत्तावादी चर, तो सत्तावादी चर, स्वतंत्र चर, नियोजक चर, नाड़ी तंत्र, ये सभी बोला जाता है किसको? अध्यापक को। किसको बोला जाता है? अध्यापक को, ठीक है ना। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इसके अलावा अगर आपसे एक और फैक्ट की मैं यहाँ बात करूं, तो मैंने आपको बताया था, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रबंधन की रीढ़ की हड्डी, क्या पूछ लिया जाए? प्रबंधन की रीढ़ की हड्डी, देखो बार बार मैं इसीलिए करवा रहा हूं कि रट जाए आपको, क्लास में बार बार ना देखना पड़े। बैकबोन ऑफ द मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? संगठन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगठन को। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संगठन का मस्तिष्क क्या है, संगठन का मस्तिष्क, संगठन का मस्तिष्क क्या होता है, तो संगठन का मस्तिष्क क्या होता है? प्रबंधन होता है। क्या होता है? प्रबंधन। प्रबंधन की रीढ़ की हड्डी संगठन, संगठन क्या है? संगठन का मस्तिष्क प्रबंधन। तो संगठन से प्रबंधन, प्रबंधन से संगठन, तो इसके अंदर क्या है? एक लूप है, इसके अंदर एक लूप है, ध्यान रखना। प्रबंधन की रीढ़ की हड्डी संगठन, संगठन का मस्तिष्क प्रबंधन, वापिस ऐसे घूमता जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्ट्स कंफ्यूज करने वाले होते हैं, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ क्या है? तो ये क्या है? लड्डू क्वेश्चन है। ये क्या है? एक लड्डू क्वेश्चन है। इसको आप बिना नॉलेज के भी कर सकते हो। कॉमन सेंस के क्वेश्चन जैसे कुछ आते हैं ना, साइको में आते हैं, वैसे सा क्वेश्चन है, कुछ कुछ इजी वाले। क्या पूछना चाह रहे हैं? शैक्षिक प्रबंधन का मतलब क्या है? एक संस्था द्वारा सामूहिक प्रयास करना। बिल्कुल सही, संस्था सामूहिक प्रयास करेगी, कलेक्टिव एफर्ट होंगे। शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था करना, अरे शिक्षा तो सबसे जरूरी है। पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करना, बिल्कुल। मैनेजमेंट का मतलब ही ये होता है कि आप एक गोल सेट करते हो, एक टाइमलाइन डिसाइड करते हो कि इतने टाइम में ये काम पूरा करना है, तो पहले से डिसाइडेड जो आपके पर्पस हैं उनको आप अचीव करते हो। तो उपयुक्त सभी आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा, कोई भी इसमें दो राय नहीं है यहाँ पे। अब और क्या फैक्ट बताएं आपको, कुछ खास इसमें है ही नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आगे बताएंगे। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है। लूथर गुलिक द्वारा दिए गए पोस्ट कॉर्ब के सिद्धांत में सीओ का क्या फर्क मतलब है? तो देखो मैंने आपको बताया था, मैंने जब आपको पोस्ट कॉर्ब पढ़ाया था पिछली क्लास में, तब मैंने आपको डिटेल में सारी चीज बताई थी, और मैंने कहा था इनको इंग्लिश में भी याद रखना। अब यहाँ चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम में, ऑप्शन यही दे रखे हैं। और यहाँ पे पक्का मुझे पता है कि इन दोनों में कंफ्यूजन जरूर होगी कि सर कोऑर्डिनेशन और कोऑर्गेनाइजेशन क्या है इसमें। ये तो चलो आप कर दोगे, हटा दोगे, को करके सर आपने कुछ बताया था, कोडी कोडी कुछ बोल रहे थे, तो कोऑर्डिनेशन है कि कोऑर्गेनाइजेशन है, इनमें से क्या है? तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगी, और जिनको अच्छे से पता है उनको पता है कि कोऑर्डिनेशन होता है। तो एक बार हम इसको फिर से समझेंगे, एक बार फिर से समझेंगे कि क्या क्या इसमें होता है हमारे पास। ध्यान देना, ध्यान देना जरा। पी का मतलब होता है प्लानिंग, पी का मतलब होता है प्लानिंग। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। एस का मतलब होता है स्टाफिंग यानी कि नियुक्तिकरण करना। डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग यानी कि निर्देश देना। ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका संगठन, प्लानिंग हो गया आपका नियोजन। सीओ को एक साथ पढ़ा जाएगा। सीओ का मतलब है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय। आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग, रिपोर्ट करना यानी कि प्रतिवेदन देना। बी का मतलब होता है बजटिंग यानी कि बजट बनाना। क्या बनाना? बजट का निर्माण करना, ठीक है ना। तो हमारा पूछा था इसने सीओ का मतलब क्या है, तो सीओ का मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन। अच्छा, ये पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत दिया किसने था? लूथर गुलिक प्लस उर्विक ने। लूथर गुलिक प्लस उर्विक ने। उर्विक के कितने सिद्धांत हैं? 8 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? 8 प्रिंसिपल इसने दिए हैं, जिनको बोला जाता है जेड सिद्धांत। क्या बोला जाता है इनको? जेड सिद्धांत बोला जाता है। लूथर गुलिक साहब के 10 सिद्धांत दिए गए हैं, जो कि आपके पॉपुलर हैं। क्या हैं ये? पॉपुलर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर में क्या बोल रहा है? शैक्षिक प्रबंधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लड्डू क्वेश्चन। क्या ये अमूर्त होता है? जी बिल्कुल। अब कोई अगर ये सोच रहा है कि सर आपने तो बताया था मूर्त प्लस अमूर्त होता है, इसने तो केवल मूर्त दिया है, तो यहाँ केवल नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखना। अगर ये ऐसे बोलता ना कि प्रबंधन केवल मूर्त अमूर्त होता है, तो मैं इसको गलत कर देता। केवल नहीं होता, मूर्त और अमूर्त दोनों होते हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि अमूर्त होता है, तो सही बात है, अमूर्त के साथ मूर्त बाद में जुड़ जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। क्या ये समूह में होता है? बिल्कुल सही है। क्या ये कला और विज्ञान दोनों है? बिल्कुल सही है। अच्छा, ये कला और विज्ञान वाली बात कही किसने थी? हिलकट साहब ने कही थी। किसने कही थी? हिलकट साहब ने, है ना। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई इसमें मुझे नहीं लगता कि डाउट होना चाहिए। अच्छा, हेरोल्ड कुंज को याद कर लेते हैं। मुझे हेरोल्ड कुंज की याद आ गई, पता नहीं क्यों। तो हेरोल्ड कुंज साहब ने क्या बात कही थी? कुंज का मतलब सर गुच्छा होता है, याद आ रहा है। कुंज का मतलब गुच्छा, गुच्छे का मतलब समूह। तो समूह में समूह से कार्य करवाना, समूह द्वारा, समूह द्वारा, एक संगठित समूह द्वारा समूह से कार्य करवाना। किससे कार्य करवाना? समूह से कार्य करवाना। दूसरों से कार्य करवाना, मैरी पार्कर फोलेट। दूसरों से कार्य करवाना, मैरी पार्कर फोलेट, आपको याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 45। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। भारत के भाग्य का निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है। सर कक्षा से तो कोठारी आयोग याद आ रहा है, याद आ रहा है तो भैया एक दो नंबर पक्के हो गए। बिल्कुल सही है, कक्षाओं में हो रहा है मतलब कोठारी आयोग, कक्षाओं में हो रहा है मतलब कोठारी आयोग। सन भी बता देना, 1964 से 66, 1964 से 66 आपको याद रखना है। लूथर गुलिक के बारे में भी कुछ आपको बता देते हैं। लूथर गुलिक का सिद्धांत है पोस्ट कोर्ब, मतलब इतनी बार मैं बोल दूंगा ना कि रट जाएगा, तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठ जाए तो मेरे को बता देना, दिमाग में बिठा के ही छोड़ूंगा। 10 सिद्धांत दिए थे जिसमें से एक सिद्धांत मोस्ट पॉपुलर है जिसको 4 पीस का सिद्धांत कहते हैं। रात को कोई नींद में भी उठा के पूछे ना, भारत का भाग्य निर्माण कक्षाओं में हो रहा है, तुम कोठारी आयोग ऐसे कह के सो जाना वापिस, ठीक है ना, इतना शानदार याद हो जाएगा। आगे सुनो मेरी बात। जॉन डीवी साहब ने क्या कहा था, जॉन डीवी साहब ने क्या कहा था, विद्यालय का हृदय, इन्होंने कहा था कि विद्यालय का हृदय या आत्मा कौन है, विद्यालय का पुस्तकालय है। कौन है, विद्यालय का पुस्तकालय है। क्या ये फैक्ट याद रह जाएगा, कोई दिक्कत किसी को इसमें? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पक्की बात है, चलो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 46 नंबर। क्या पूछा है आपसे, आधुनिक प्रबंधन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मैंने आपको सीधा सीधा बताया हुआ है, आधुनिक प्रबंधन के जन्मदाता आपके कौन है, हेनरी फ्योल साहब हैं। कौन है, हेनरी फ्योल साहब। सर लूथर लुइक, विलियम लुइक का तो कुछ आपने भौतिक प्लस मानवीय बताया था। हाँ जी, भौतिक प्लस मानवीय संसाधन अगर आ जाए तो यह बात किसने कही थी, विलियम लुइक ने कही थी। अगर आपका अकेला मानवीय संसाधन आ जाए, ओनली मानवीय संसाधन, तो ये बात किसने कही थी, जेडी मुने ने कही थी। किसने कही थी, जेडी मुने ने। लेकिन सर मुने से तो मनु भी याद आ रहा है, तो याद आ रहा है तो कोई चक्कर नहीं है, याद करवा देंगे। मनु ने क्या कहा था, शिक्षक को ब्रह्मा का रूप कहा था। मनु ने क्या कहा था, शिक्षक को ब्रह्मा का रूप कहा था। और जेडी मुने ने मानवीय संसाधन कहा था कि प्रबंधन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय संसाधन का उपयोग सही है। तो मानवीय प्लस भौतिक किसने कहा था, विलियम लुइक ने। हेनरी फ्योल को कहा जाता है आधुनिक प्रबंधन के जन्मदाता। क्या इनको कुछ और भी कहा जाता है क्या? चलो सारे ही बता देता हूं इसको और क्या क्या कहा जाता है। हेनरी फ्योल साहब को कहा जाता है आधुनिक प्रबंधन के जन्मदाता। एक तो क्या कहा जाता है, आधुनिक प्रबंधन के जन्मदाता। और क्या कहा जाता है, सुव्यवस्थित प्रबंधन के जनकदाता। सुव्यवस्थित प्रबंधन के जनक, ये भी कौन है, हेनरी फ्योल साहब हैं। और क्या बोला जाता है, प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता। प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता, ये भी कौन है, हेनरी फ्योल साहब हैं। और क्या है सर, प्रबंधन के विशिष्ट कार्यों का जन्मदाता या जनक। प्रबंधन के विशिष्ट कार्यों का जन्मदाता। अब किसी को लग रहा है कि सर इतना बड़ा राक्षस की तरह क्यों लिख रहे हो आप, तो भैया कृति मैम से बात कर लेना। कृति मैम साहब का कमेंट आया हुआ था कि सर थोड़ा बड़ा लिखा करो, दिखता कम है। और एक कोई शायद अनिल भाई साहब हैं, अनिल सर हैं, उनका भी शायद कमेंट था कि सर थोड़ा बड़ा लिखना, दिखता सही से नहीं है, जूम करके लिखा करो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़े राक्षस की तरह बड़ा बड़ा लिखूं। तो अगर किसी की आंखों में चुभ रहे तो भैया माफ करें, जरा ऑडियंस की सुननी पड़ती है ना। तो हेनरी फ्योल साहब का एक सिद्धांत पी और ट्रिपल सी भी बता दिया। मेरी पार्कर फोलेट मेरी नहीं है, ये तो दूसरे की है। मेरी नहीं है, ये तो दूसरे की है। क्या बोल रहे हो सर, ये सब दूसरे की है, मतलब दूसरों से कार्य करवाना, दूसरों से कार्य करवाने की कला, दूसरों से कार्य करवाने की कला किसकी है, किसने बोली है, प्रबंधन को। प्रबंधन को दूसरों से कार्य करवाने की कला कहा है मैरी पार्कर फोलेट ने। कुंज से तो सर गुच्छा याद आता है, गुच्छा याद आता है, यानी कि समूह से समूह में कार्य करवाना, समूह से समूह द्वारा, समूह द्वारा समूह से कार्य करवाना। संगठित समूह होगा, एक कमेटी बनाई जाएगी, टीम होगी एक, वो टीम क्या करेगी, बाकी दूसरी टीमों से कार्य करवाएगी, जो अपने अधीनस्थ हैं बच्चे कर्मचारी उनसे काम करवाएंगे, है ना। समूह से कार्य करवाना, संगठित समूह द्वारा समूहों से कार्य करवाना, बात किसने कही थी आपकी, कुंज साहब ने कही थी। किसने कही थी, कुंज साहब ने। अगले प्रश्न पे आते हैं। 47 नंबर हमारा क्वेश्चन था। क्या पूछ रहा है, भारत में प्रशासन कितने स्तरीय है। ये क्वेश्चन मेरे दिल के करीब है।
ये क्वेश्चन मेरे दिल के करीब है, हालांकि इसको मैं लड्डू क्वेश्चन बोलूंगा, लेकिन इसको मैं लड्डू से क्या बना दूंगा, रस मलाई बना दूंगा। क्या बोल रहे हो सर, ये सब क्या बातें कर रहे हो? बातें ऐसे कर रहे हैं, रस मलाई थोड़ी सी हाई लेवल में आ जाती है। तो ये क्वेश्चन तो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बच्चे बच्चे को पता है। ये क्वेश्चन पाकिस्तान का बच्चा भी बता देगा कि सर प्रबंधन जो है ना भारत में, शैक्षिक प्रशासन, किसी भी जगह पे कोई भी अपने प्रशासन को देखे तो प्रशासन बेसिकली 3 लेवल पे काम करता है। प्रशासन हर देश में आप कह सकते हो 3 लेवल पे काम करता है। एक तो होगा सेंटर लेवल पे, फिर आ जाएगा राज्य स्तर पे, और फिर आ जाएगा स्थानीय स्तर पे। चलो पाकिस्तान को मारो गोली, चलो तोप ही मार देते हैं, गोली से क्या है, अपने आ जाते हैं अपने प्यारे भारत पे। मेरा प्यारा भारत। तो भारत में शैक्षिक प्रशासन के कितने स्तर होते हैं? केंद्रीय लेवल, राज्य लेवल और स्थानीय लेवल, 3 लेवल होते हैं। तो 3 लेवल सबको पता है। लेकिन सर इसमें खास बात क्या है जो आपने इतने यहाँ तीर चला दिए, दिल से आर पार कर दिया? खास बात है बेटा इसमें, खास बात यह है कि मैं आपको यहाँ कुछ शानदार शानदार फैक्ट बताऊंगा, ठीक है ना? क्या? सबसे पहले बात कर लेते हैं केंद्र की। स्थानीय मैं आपको नहीं बताऊंगा। स्थानीय सर क्यों नहीं बताओगे? स्थानीय से क्या दुश्मनी है? क्योंकि स्थानीय मैं आपको पहली क्लास में बहुत डिटेल में बता चुका हूं, लंबा चौड़ा पूरा पेज मैंने भर दिया था। पीओ, पीडब्ल्यू, सीडब्ल्यू, डीडब्ल्यू, पीडीओ, बीडीओ, वीडियो, सब आपको डिटेल में सारी चीज बताई थी। पंचायती राज, जिला परिषद, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, जिसने नहीं देखा पहली क्लास जाके जरूर देख लेना भैया। हम बात कर रहे हैं यहाँ साहब केंद्र की। हम किसकी बात कर रहे हैं? केंद्र की। तो केंद्र का क्या सिस्टम होता है? केंद्र में सबसे पहले आपका टॉप लेवल पे मंत्रालय होता है। क्या होता है सर? मंत्रालय। मंत्रालय भी कौन सा? शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री, है ना? उसके नीचे कौन होता है? शिक्षा विभाग होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है। फिर इसके नीचे जो बाकी सारे आपके अभिकरण हैं वो आ जाते हैं विभिन्न अधिकरण। विभिन्न अभिकरण आपके आ जाते हैं। तो सेंट्रल लेवल पे कैसे काम होता है? सबसे पहले कोई भी काम है वो किसमें होगा? मंत्रालय में होगा। मंत्रालय के पास जाएगी रिपोर्ट सारी, मंत्रालय देगा शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग आगे अपनी कंजिक्यूटिव जो बॉडीज हैं हायरार्की में उसको भेजेगा। अब ये जो विभिन्न अभिकरण हैं आगे कैसे डिवाइड होते हैं उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। केंद्र से अब मामला आ जाएगा राज्य पे। तो केंद्र में आपको 3 ही चीजें याद रखनी है। चलो एक और फैक्ट बता देता हूं, एक और यहाँ पे शानदार फैक्ट बता देता हूं। एक टाइमलाइन बनाते हैं 1985 की। किसकी बनाते हैं? 1985। 1985 से पहले क्या था और बाद में क्या था? फिर एक दिन आया 17 अगस्त 2020 का। क्या है ये? ध्यान से समझना। 1985, 1985 से पहले जो था, हम हमारे पास सेंटर में क्या था? शिक्षा मंत्रालय था। क्या था? शिक्षा मंत्रालय। 1985 के बाद क्या बना दिया इसको? एमएचआरडी बना दिया। क्या बना दिया? एमएचआरडी। 1985 से पहले शिक्षा मंत्रालय था, 1985 के बाद इसको बना दिया गया एमएचआरडी, जिसको हम कहते हैं मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जिसको हम बोलते हैं क्या? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन 17 अगस्त 2020 2020 एनईपी आप सभी ने पढ़ी है बहुत डिटेल में, हम भी पढ़ेंगे आगे चल के। 19 या 20 नंबर पे हमारा ये टॉपिक आएगा, चैप्टर आएगा, ठीक है। 20-22 चैप्टर सारे करवाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तो 1985 से पहले शिक्षा मंत्रालय, बाद में एमएचआरडी। लेकिन इसके बाद उस समय के हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, कौन? रामनाथ कोविंद साहब। रामनाथ कोविंद साहब ने क्या कर दिया? इसको वापस शिक्षा मंत्रालय कर दिया। क्या कर दिया इसको? शिक्षा मंत्रालय कर दिया, ठीक है। तो पहले क्या था? शिक्षा मंत्रालय, फिर कर दिया एमएचआरडी। कब किया? 1985 में। फिर 2020 में वापस इसको क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। कोई दिक्कत किसी को इसमें? किसी का कोई डाउट इसमें नहीं है? सारे फैक्ट याद हो गए, ठीक है। पहले इसको कहा जाता था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एमओई कह सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फिर कर दिया गया एमएचआरडी, अब वापस इसको क्या कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो केंद्र लेवल पे ऐसे काम करता है। अब हमें पढ़ना है कौन सा? हमें पढ़ना है राज्य लेवल पे। सर क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट तो राज्य वाला ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट तो राज्य वाला ही है काम, ठीक है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए। हाँ जी, स्पेस बना लिया मैंने। राज्य की हम बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? राज्य की। तो राज्य स्तर पे बेसिकली क्या काम होगा? ध्यान से समझेंगे। राज्य स्तर के अंदर आपको याद रखना है क्या? 2 चीजें आपको याद रखनी है। राज्य स्तर के अंदर आपको 2 चीजें याद रखनी है। राज्य स्तर को मैं यहां डिवाइड करूंगा 2 पार्ट में। कितने पार्ट में?
दो पार्ट में मैं यहां डिवाइड करूंगा इसको। हाँ जी, पहला तो है आपका शिक्षा निदेशालय, एक तो है आपका शिक्षा निदेशालय, एक है आपका शिक्षा सचिवालय। एक क्या है? शिक्षा सचिवालय। सचिवालय का मतलब आपके पास हो गया सेक्रेटेरिएट, जिसको हम कहते हैं सेक्रेटेरिएट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, कोई चक्कर इसमें नहीं है, बिल्कुल इजी है सर, बढ़िया, मजा आ रहा है। शिक्षा निदेशालय को हम क्या कहते हैं? डायरेक्टरेट। डायरेक्टरेट, क्या हो गया मेरी इंग्लिश को? डायरेक्टरेट, ओ आएगा यहां पे, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन आपका हो गया यहां पे क्या? हट जा मेरे भाई, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ये आपका हो गया शिक्षा निदेशालय। अच्छा, शिक्षा निदेशालय है कहां पे? अगर मैं आपसे पूछूं, शिक्षा निदेशालय तो सर आपका बीकानेर में है, और सचिवालय सर आपका जयपुर में है। सचिवालय कहाँ है? जयपुर में है। देखो, करवाने को मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास भी दे सकता हूँ कि सारी चीजें ये पहले ही लिख लूं, मैं सारे फैक्ट्स पहले ही लिख लूं, लेकिन उसमें फिर मजा नहीं आता। साथ साथ में जब करवाते हैं ना, तो चार चीजें और याद आ जाती है। ठीक है ना? अब जैसे, अच्छा, अब जैसे कुछ लोग ये भी होंगे जिनको ये रहेगा कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के काम क्या क्या है। तो अब ये सारी चीजें टॉपिक करवाते करवाते दिमाग में आती है, तो थोड़ा सा बताने में भी मजा आता है ना? तो एक हो गया सचिवालय, एक हो गया निदेशालय। राज्य स्तर पे ये दो बॉडीज काम करती हैं। इनके दोनों के अंदर सर मुख्य अधिकारी कौन है? इन दोनों के अंदर मुख्य अधिकारी कौन है, जरा उसकी बात कर लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। ध्यान से समझेंगे, दोनों में मुख्य अधिकारी कौन है। जो सचिवालय में बैठेगा वो सचिव बैठेगा, शिक्षा सचिव बैठेगा। कौन बैठेगा? शिक्षा सचिव, ये होता है मुख्य अधिकारी। निदेशालय में कौन बैठेगा? निदेशालय में बैठेगा शिक्षा निदेशक। कौन बैठेगा? शिक्षा निदेशक। सचिव को कम हम कहते हैं सेक्रेटरी, और निदेशक को हम कहते हैं डायरेक्टर। ये जो डायरेक्टर है, इसकी रैंक भी पूछ ली जाती है। डायरेक्टर की रैंक होती है आईएएस लेवल की। ये आपका हो गया डायरेक्टर। कौन हो गया? डायरेक्टर। ये आपका कौन हो गया? सेक्रेटरी हो गया। ठीक है ना? बहुत टॉप लेवल की पोस्ट है। अब सेक्रेटरी ऐसे मत समझना कि ये जो फिल्मों में तुमने देखी है कि सुंदर सी कन्या को आके सेक्रेटरी बना ली, वो सेक्रेटरी नहीं है ये सेक्रेटरी बहुत हाई क्लास की सेक्रेटरी है, बहुत टॉप लेवल की पोस्ट है ये। ठीक है ना? चलो, तो मुख्य अधिकारी हमारा हो गया कौन इसमें? शिक्षा सचिव। इसमें हो गया शिक्षा निदेशक, जिसको हम बोलते हैं आईएएस रैंक का ये बंदा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सर, दोनों में डिफरेंस क्लियर करवा दो तो मजा आ जाए, दोनों के कार्यों में अंतर समझा दो तो मजा आ जाए। तो भैया हम किस लिए बैठे हैं, अंतर समझाएंगे, टेंशन मत लो। सुमित बंसल कहते हैं मुझे, मैथ मैवेंस अपना चैनल है, लाइक कमेंट शेयर ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर दबा के कर देना, मजा तभी आएगा। तो सचिवालय क्या काम करेगा? शैक्षिक नीतियां बनाएगा। सबसे पहली बात, शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना। शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना किसका काम है? काम है ये सचिवालय का। किसका काम है सर? सचिवालय का काम है। निदेशालय का क्या काम है, उस पे भी आएंगे, पहले पढ़ लेते हैं सचिवालय। शैक्षिक नीतियों का निर्माण कर दिया, किसने कर दिया? सचिवालय ने। लेकिन निर्माण करके छोड़ देने से काम नहीं बनेगा, इसका क्रियान्वयन भी करवाना पड़ेगा। शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन करवाना, क्रियान्वयन करवाना। अब यहां दो चीजें हाईलाइट कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या? एक वर्ड है करवाना और एक है करना। क्या करना और क्या करवाना? नीतियां तो ये बनाएगा, नीतियों का निर्माण तो करेगा, लेकिन क्रियान्वयन करेगा नहीं, क्रियान्वयन करवाएगा। और करवाएगा किससे? निदेशालय से। निदेशालय फिर आगे क्या देगा? निर्देश देगा। क्या देगा आगे? निर्देश। तो निदेशालय का पहला काम जो आपको याद रखना है, ये राज्य सरकार, ये क्या करेगा? राज्य सरकार और जो हमारे विद्यालय हो गए, राज्य सरकार व विद्यालय, राज्य सरकार व विद्यालय के मध्य, राज्य सरकार व विद्यालय के मध्य सामंजस्य स्थापित करेगा। क्या करेगा? सामंजस्य स्थापित करेगा। कौन करेगा? राज्य सरकार व विद्यालय के मध्य सामंजस्य कौन स्थापित करेगा? शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, ये काम करेगा। दूसरा काम क्या करेगा जो मैंने बताया था? नीतियां बनाई किसने? सचिवालय ने। क्रियान्वयन करवाएगा कौन? सचिवालय। लेकिन आगे पालन कौन करवाएगा? वो निदेशालय करवाएगा। तो नीतियों के पालन को सुनिश्चित करेगा, नीतियों के पालन को सुनिश्चित करना।
ये किसका काम है? निदेशालय का काम है। तो बेसिकली ये तो क्या करेगा? नीतियां बनाएगा। ये तो क्या करेगा? नीतियां बनवाएगा। लेकिन उनको बनाने के बाद उनका आगे इम्प्लीकेशन कौन वेरीफाई करेगा, कौन उसको सुनिश्चित करेगा? वो सुनिश्चित करेगा निदेशालय। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था बहुत ही जोरदार ये क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका हमारा क्वेश्चन था, उसमें ये मैंने आपको सेंटर का भी बता दिया। तो हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन तो देखो इतना ही था। फ्लो में मैं कहाँ निकल जाता हूँ मुझे खुद नहीं पता चलता, बट ये सारी चीजें तुम्हारे काम की है ना, काम की है। देखो तुम्हारे सामने तो इसने पूछा था भारत में शैक्षिक प्रशासन कितने स्तरीय है? कितने स्तरीय है? तो स्तरीय तो कितना है जी? 3 स्तरीय है। कितने स्तरीय है? 3 स्तरीय। लेकिन वो 3 स्तर कौन से हैं? केंद्र है, राज्य है, फिर आपका स्थानीय है। केंद्र है, राज्य है और स्थानीय है ना? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? यहां तक मैंने आपको बता दिया, फिर केंद्र का बता दिया और आगे मैंने आपको राज्य का भी डिवाइडेशन दे दिया। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो वरना खामखा बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, कहीं तुम देखो ही ना, फिर मजा नहीं आएगा मुझे। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? प्रबंधन के क्षेत्र में कला और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रट गया सर, एक ही सिक्के के दो पहलू कहा किसने है? हिलकट ने कहा है। किसने कहा है? कला से याद रखवाया था सर आपने, हिलकट। कला मतलब कर्ट, ल का मतलब हिल, ठीक है, हला हिलकट। इसने कहा कला और विज्ञान ने, याद रह जाएगा। कॉल आ गया था एक बीच में, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, फ्लो हमारा ब्रेक हो गया। तो प्रबंधन के क्षेत्र में कला और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये बात आपकी किसने कही थी? हिलकट साहब ने कही थी। तो सीधा सीधा हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट। इसके अलावा एक फैक्ट और बता देते हैं आपको यहाँ पे, शानदार सा। लूथर गुलिक साहब का आपको मैंने बता ही दिया। पोस्ट कोर्ब काफी देर हमने ये डिस्कस भी कर लिया, ठीक है। सिद्धांत कितने हैं? 10 सिद्धांत हैं, जिसमें से आपका एक आ जाता है 4 पीस का मेन, ठीक है ना। एलन के बारे में क्या है? एलन के बारे में कोई फैक्ट बता दो सर, ये नाम अब नया आया है। तो एलन के बारे में भी आपको बता देते हैं। एलन ने क्या कहा है प्रबंधन के लिए? इन्होंने एक परिभाषा दी है कि प्रबंधन वह कार्य है, प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को, जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है, जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है। करना पड़ता है तो कौन है? एलन। एलन करना पड़ता है, इसको याद रख लेना, बहुत ही इजी है। तो प्रबंधन का वह कार्य जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है, तो करना पड़ेगा तो कौन होगा? एलन होगा। हिलकट ने क्या कहा था? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कला और विज्ञान प्रबंधन के लिए। गुलिक का मैं आपको बता चुका हूं काफी सारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समय सारणी, समय सारणी को विद्यालय का स्पार्क प्लग किसने कहा है? तो आपको पता है समय सारणी टाइम टेबल को देख के हमें लगता है झटका, तो विद्यालय का स्पार्क प्लग होता कौन है? समय सारणी। एक क्वेश्चन तो यही बनता है, लेकिन कहा किसने है? स्पार्क देखकर लगता है झटका, मुंह से निकलता है बीसी, यानी कि प्रोफेसर बीसी राय ने कहा है। प्रोफेसर बीसी राय ने कहा है, क्या कहा है? समय सारणी को विद्यालय का स्पार्क प्लग कहा है। पिट्समैन का भी कोई फैक्ट था क्या? बिल्कुल था सर। पिट्समैन ने क्या बात बोली थी? पिट्समैन ने तो ये कहा था, उत्तम पुस्तकालय, क्या कहा था? उत्तम पुस्तकालय ही उत्तम विद्यालय की पहचान है। उत्तम पुस्तकालय ही उत्तम विद्यालय की पहचान है। उत्तम पुस्तकालय ही उत्तम विद्यालय की पहचान है, ये बात किसने कही थी? पिट्समैन ने कही थी। किसी को कोई डाउट इसमें हो तो मुझे बता देना, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रबंधन अभिप्रेरणा को प्रबंधन का हृदय किसने कहा है? तो आपको मैंने बताया था प्रबंधन का हृदय या आत्मा होता कौन है? अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। लेकिन ये बात कही किसने है? ये बात आपके किसने कही थी? जल्दी से बता दो मुझे, मैंने आपको ये फैक्ट बताया हुआ है, किसने कही थी? रेंसिस लिंकट ने कही थी। किसने कही थी? रेंसिस लिंकट ने ये कहा था। क्या कहा था? कि जो प्रबंधन का हृदय है वो अभिप्रेरणा है, रेंसिस लिंकट। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए विद्यालय का हृदय या आत्मा, ये तो हो गया प्रबंधन का हृदय या आत्मा, ये कंफ्यूजिंग चीजें होती है एक साथ जो आ जाती है। तो प्रबंधन का हृदय या आत्मा, प्रबंधन की हृदय या आत्मा, जल्दी से बता दो कौन है? प्रबंधन की हृदय या आत्मा किसको कहा जाता है और फिर कहा किसने है? प्रबंधन का, विद्यालय का हृदय या आत्मा जो है पुस्तकालय को कहा जाता है, और कहा किसने है? आपके जॉन डीवी ने। किसने कहा है? जॉन डीवी ने। फिर आपको एक फैक्ट और याद आना चाहिए यहाँ से, किसके लिए? पुस्तकालय के लिए। पुस्तकालय से रिलेटेड एक और फैक्ट आपको याद आना चाहिए, अभी ऊपर बता के हटा हूं। उत्तम पुस्तकालय ही उत्तम विद्यालय की पहचान है, उत्तम विद्यालय की पहचान है, ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी आपके पिट्समैन ने। क्या बात कही थी? उत्तम पुस्तकालय ही उत्तम विद्यालय की पहचान है, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है आपका कुंटज। कुंटज आपका कौन है? हेरोल्ड कुंज। कुंटज नहीं, मैंने आपको बताया था हेरोल्ड कुंज। क्या बताया था? हेरोल्ड
कुंज। तो कुंज का मतलब है गुच्छा, यानी समूह द्वारा समूह से कार्य करवाने की कला को क्या कहा जाता है? हेरोल्ड कुंज ने कहा था प्रबंधन। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत किसी को इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी चीजें इसमें सीखने को मिलेगी, ध्यान से समझना। पुस्तक को विद्यालय का सच्चा मित्र कहा जाता है। पुस्तक को अध्यापक का सच्चा मित्र कहा जाता है, किसको? अच्छा चलो, इस क्वेश्चन में कुछ लोगों को डाउट होगा, मैं अभी क्लियर करूंगा, एक बार के लिए इसको छोड़ते हैं, ये ठीक भी है और नहीं भी है, बताता हूं कैसे क्या बोल रहा हूँ। पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय या आत्मा कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। फ्रोबेल ने विद्यालय को बच्चों का उद्यान कहा है, बिल्कुल सही बात है। फ्रोबेल ने विद्यालय को बच्चों का उद्यान कहा है और पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय या आत्मा कहा जाता है। अच्छा, ये बात कही किसने? विद्यालय का हृदय या आत्मा पुस्तकालय को कहा किसने? ये बात आपकी कही थी सर जॉन डीवी ने। किसने कही थी? जॉन डीवी ने। और प्रबंधन की हृदय या आत्मा किसको बोला जाता है? अभिप्रेरणा को कहा किसने था? रेंसिस लिंकट ने। अब अगर ये दोनों ही सही है और इसने सही पूछे हैं, तो ऑप्शन तो आपका उपयुक्त सही भी होगा, उपयुक्त सभी होगा, इसका मतलब तो सर ये भी ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा पेच है, इसमें थोड़ा सा लूप है। दो फैक्ट आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर क्वेश्चन आ जाए अध्यापक का सच्चा मित्र क्या आ जाए? अध्यापक का सच्चा मित्र। तो अध्यापक का जो सच्चा मित्र है कौन होता है? अध्यापिका? जी नहीं, अध्यापक का सच्चा मित्र होता है श्यामपट। कौन होता है? श्यामपट। श्यामपट का मतलब यहाँ है ब्लैक बोर्ड से। किससे मतलब है? ब्लैक बोर्ड से। अब कोई कहे कि सर अच्छा ब्लैक बोर्ड को सच्चा मित्र कहते हैं तो ग्रीन बोर्ड को क्या कहते हैं? दुश्मन। व्हाइट बोर्ड को क्या बोलेंगे? स्मार्ट पैनल को? ऐसा नहीं है, ये सभी एक ही कैटेगरी में आएंगे, ब्लैक बोर्ड हो चाहे आपका वो हो, ग्रीन बोर्ड हो, व्हाइट बोर्ड हो, कुछ भी हो, श्यामपट ही उसको अपन बोलेंगे, ठीक है ना? तो अध्यापक का सच्चा मित्र होता है श्यामपट। लेकिन सर यहाँ तो ये कह रहा है अध्यापक का सच्चा मित्र पुस्तक है, और ये सही भी है क्योंकि उपयुक्त सभी एक ही ऑप्शन होगा। तो एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, जो पुस्तक है ना, जो पुस्तक है इसको कहा जाता है व्यक्ति का सच्चा मित्र। क्या कहा जाता है? व्यक्ति का सच्चा मित्र। व्यक्ति का सच्चा मित्र किसको कहा जाता है? पुस्तक को। क्या कहा जाता है? व्यक्ति का सच्चा मित्र। क्या कहा जाता है? व्यक्ति का सच्चा मित्र। तो अगर किसी व्यक्ति का सच्चा मित्र पुस्तक है और अध्यापक का सच्चा मित्र श्यामपट है, तो सर ये बात तो सही नहीं हुई। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्योंकि ये दोनों सही है तो सही तो यही होगा ऑप्शन, ठीक है? लेकिन इसको मैं जस्टिफाई कैसे करूंगा? इसको मैं एक्सप्लेन ऐसे करूंगा कि अध्यापक जो है वो भी तो एक व्यक्ति है, अध्यापक भी तो एक व्यक्ति है, और व्यक्ति का सच्चा मित्र अगर पुस्तक है तो अध्यापक का भी सच्चा मित्र पुस्तक हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो अकेला क्वेश्चन यही आ जाए कि अध्यापक का सच्चा मित्र कौन है और ऑप्शन में पुस्तक और श्यामपट दोनों हो, तो हमें श्यामपट को टिक करना है, क्योंकि बेस्ट चॉइस ये है, बेस्ट चॉइस ये है कि अध्यापक का सच्चा मित्र जो है श्यामपट ही होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इसको टिक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि अध्यापक जो है वो भी एक व्यक्ति है और व्यक्ति का सच्चा मित्र होता है आपका पुस्तक, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आपको श्यामपट से रिलेटेड दो चार फैक्ट और बता देता हूँ, मुझे याद आ गया, ठीक है? ऐसे भी क्वेश्चन अगर बन जाए तो ध्यान रखना। तो श्यामपट क्या है? सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र है, किसका सच्चा मित्र है? टीचर का, अध्यापक का। आप लोगों का बेस्ट फ्रेंड कौन होना चाहिए? श्यामपट होना चाहिए। उसके बाद ये जो श्यामपट है, ब्लैक बोर्ड है, इसके जनक कौन है? देखो आज तक हम सभी टीचर्स हैं, आप भी भावी टीचर बनोगे, तो टीचर आप बन रहे हो और आपको ये चीज मान लो किसी बच्चे ने पूछ ली कि सिर्फ ब्लैक बोर्ड बनाया किसने, इसका जनक कौन है, तो बड़ी थोड़ी सी ऑकवर्ड चीज हो जाती है। आजकल बच्चे बहुत तेज हैं, देखो सर्च वर्च करके आते हैं, ठीक है? तो आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है, विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। और दूसरा, जेम्स से ही आपको याद रह जाएगा कौन? जेम्स से ही आपको याद रह जाएगा कौन सा? जेम्स पेलांस। क्या याद रह जाएगा? जेम्स पेलांस। तो विलियम जेम्स और जेम्स पेलांस, इन दोनों महाशय ने किसका इन्वेंशन किया है? किसके जनक है? बेसिकली ये जनक है किसके? आपके श्यामपट के जनक हैं। और श्यामपट का सच्चा मित्र कौन होता है? श्यामपट को सच्चा मित्र कहा जाता है किसका? टीचर का कहा जाता है। किसका कहा जाता है? टीचर का। और कोई भी है क्या सर इससे रिलेटेड फैक्ट? बिल्कुल है। जब आप पढ़ा रहे हो एज ए टीचर, जब आप पढ़ा रहे हो तो टीचर और श्यामपट, शिक्षक और श्यामपट के मध्य, श्यामपट के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? 45 डिग्री का कोण बनता है। 45 डिग्री का कोण बनता है। अब ये फैक्ट ऐसे हैं, लोग हंसते हैं कि सर हमें तो इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, ऐसा कुछ तो है नहीं 45 पे खड़ा होना होता है। देखो आपने ये समस्या महसूस की होगी, ये आपका बोर्ड है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है? आप पढ़ा रहे हो, अगर आप पूरा का पूरा यहाँ फेस कर लोगे बोर्ड की तरफ, तो पीछे बच जाएगा हुड़दंग, तो कैसे क्लास को कंट्रोल करोगे? अगर आपका फेस बिल्कुल इस तरफ है बच्चों की तरफ, तो आप बोर्ड पे लिखोगे कैसे? तो कहने का मतलब बोर्ड और बच्चों के बीच में आपको थोड़ा सा
45 डिग्री का एंगल बना लेना होता है कि आप थोड़े टेढ़े होके खड़े होते हो। जो काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं उन्होंने ये चीज खुद से निकाल ली होगी कि यार थोड़ा सा टेढ़ा खड़ा होऊंगा ना तो फटाफट इधर भी ध्यान दे दूंगा और फटाफट यहाँ लिखता भी रहूंगा। तो 45 डिग्री का कोण जो है ये आपका आदर्श है। इतने डिग्री पर आप खड़े होकर पढ़ाते हो तो सिस्टम थोड़ा ठीक रहता है। एक और चीज मुझे याद आ गई, करंट से थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। अगर पूछ ले कि वर्तमान में सरकारी विद्यालयों में सरकारी सरकारी विद्यालय में कैसे बोर्ड लगे हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है ग्रीन बोर्ड लगे हुए हैं। अब कोई अगर ये बोले गुरुजी मारला सरकारी स्कूल में तो पेड़ा के नीचे बैठ कर पढ़ावे, किससे ग्रीन कोनी और ब्लैक कोनी, तो देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये फैक्ट है, ये आपको याद रखने होंगे, नंबर चाहिए तो ठीक है। अब चाहे उस स्कूल में ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, हमें मतलब नहीं है। फैक्ट ये कहता है, गवर्नमेंट की बुक में ये है कि वर्तमान सरकारी जो विद्यालय हैं उनके अंदर आपको ग्रीन बोर्ड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? उसके अंदर आपको ग्रीन बोर्ड मिलेंगे। किसी को कोई दिक्कत इसमें? याद रह जाएगा, बिल्कुल सही है। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 52 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का जनक किसे माना जाता है? तो आपको पता है नियोजन के जनक आपके कौन हैं? नियोजन के आपके जनक हैं लूथर गुलिक साहब। कौन है? लूथर गुलिक साहब। बाकियों को भी फटाफट रिव्यू कर लेते हैं। रायबर ने क्या कहा था? प्रधानाध्यापक का चरित्र दृढ़ होना चाहिए, आपका चरित्र सॉलिड पर्सनैलिटी होगी तो लोग आपसे बर्न होंगे, जलेंगे। हेनरी फ्योल साहब ने क्या कहा था? इनको कहा जाता है आधुनिक प्रबंधन के जनक। ठीक है, बहुत बार बता चुका हूं डिटेल में, ज्यादा डीप इसमें नहीं जाएंगे। 53 में कह रहा है सुव्यवस्थित समय सारणी ही सुव्यवस्थित दिमाग की उपज है। तो सुव्यवस्थित समय सारणी ही सुव्यवस्थित दिमाग की उपज है, ये बात किसने कही थी? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ये बात कही थी पिट्समैन ने। किसने कही थी? पिट्समैन ने, कि सुव्यवस्थित समय सारणी ही सुव्यवस्थित दिमाग की उपज है। साथ ही साथ इन्होंने एक बात और कही थी, उत्तम पुस्तकालय ही उत्तम विद्यालय की पहचान है। क्या कहा था? उत्तम पुस्तकालय ही उत्तम विद्यालय की पहचान है। इतनी बार रटवा दूंगा ना, मैं कह रहा हूं तुम बाकी सब्जेक्ट भूल जाओगे मैनेजमेंट नहीं भूलोगे। ठीक है, तो उत्तम पहचान पुस्तकालय पिट्समैन, याद रह जाएगा। प्रोफेसर बीसी राय, बीसी राय ने क्या कहा था? बीसी राय, बीसी कब निकलता है मुंह से? जब स्पार्क लगता है। क्या लगता है? जब स्पार्क लगता है प्लग से। स्पार्क प्लग कहते किसको हैं? कब लगता है झटका? जब आप समय सारणी को देखते हो। किसकी समय सारणी को? विद्यालय की। तो विद्यालय की समय सारणी को कहा जाता है स्पार्क प्लग। कहा किसने था? बीसी राय ने कहा था। हुमायूं कबीर ने क्या कहा था? हुमायूं कबीर ने एक बात बोली थी। हुमायूं कबीर साहब आपके ये कहते हैं कि अध्यापक जो है अध्यापक जो है राष्ट्र के भाग्य का निर्णायक है। अध्यापक जो है राष्ट्र के भाग्य का निर्णायक है, राष्ट्र के भाग्य का निर्णायक है। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत किसी को इसमें? ठीक है। कुंज ने क्या बोला था? समूह वाली बात बोली थी। लुईक ने क्या बोला था? मानवीय प्लस भौतिक बोला था। मेरी नहीं, ये दूसरे की है। मैरी पार्कर फोलेट ने क्या बोला था? कि दूसरों से कार्य करवाने की कला जो है वही आपकी क्या है? प्रबंधन है। याद रह जाएगा। चलो भाई, 54 नंबर, लूथर गुलिक ने आधुनिक संप्रत्यय के कितने घटक बताए हैं? तो आपको पता है पोस्ट कोर्ब आपको मैंने पढ़ाया था, पूरा डिटेल में काफी बार बता चुका हूं, दोबारा डिटेल में नहीं जाएंगे। लूथर गुलिक के 7 आपके यहाँ पे भाग हैं। कितने भाग हैं आपके? 7 इसके भाग हैं पोस्ट कोर्ब के। मैंने आपको ये डिटेल में बता दिया, दोबारा इसमें नहीं जाएंगे, बहुत बार बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय संगठन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखता? तो ये अगेन एक लड्डू क्वेश्चन है, कोई इसके लिए खास नॉलेज आपको नहीं चाहिए, कॉमन सेंस से क्वेश्चन होगा। कौन संबंध नहीं रखता विद्यालय संगठन के क्षेत्र से? क्या पाठ्य सहगामी क्रियाएं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। को करिकुलम एक्टिविटी जरूरी है। समय सारणी बिल्कुल चाहिए। जनसंख्या शिक्षा का क्या काम है भाई? संस्थागत नियोजन बिल्कुल चाहिए। ये तो अपना चैप्टर ही है पूरा, चैप्टर 4-5 आएगा हमारा, हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। ठीक है, पूरा डिटेल में। तो इसमें जो गलत है वही सही है। गलत कौन सा है? जनसंख्या शिक्षा। जो गलत है वही सही है। तो गलत कौन है? जनसंख्या शिक्षा। तो यही आपका हो जाएगा गलत, यही पूछा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, अब समय सारणी जो है आपको पता है, समय सारणी को विद्यालय का स्पार्क प्लग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्यालय का स्पार्क प्लग। किसे कहा जाता है? समय सारणी को। कहा किसने था? प्रोफेसर बीसी राय ने। किसने कहा था? प्रोफेसर बीसी राय ने। और विद्यालय को बच्चों का उद्यान, विद्यालय को बच्चों का उद्यान, बच्चों का उद्यान किसे कहा जाता है? विद्यालय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विद्यालय को। लेकिन ये बात कही किसने थी? फ्रोबेल ने कही थी। किसने कही थी? फ्रोबेल ने कही थी। किसने कही थी? फ्रोबेल ने।
याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 56 नंबर में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंधन से संबंधित है? प्रबंधन में नियोजन भी होता है, नियंत्रण भी होता है, अभिप्रेरणा भी होती है। सारे ही सही हैं, सारे ही सही हैं, सारे ही सही हैं, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा सर आपने बताया था। अभिप्रेरणा हमारी क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? प्रबंधन का हृदय, क्या पूछ लिया जाए? प्रबंधन का हृदय या आत्मा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा को कहा जाता है। लेकिन ये बात कही किसने थी? रेंसिस लिंकट ने कही थी। किसने कही थी? रेंसिस लिंकट ने कही थी। याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 57 नंबर में क्या कह रहा है? पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है। विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाए तो भी याद रखना है, विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? पुस्तकालय को कहा जाता है। लेकिन ये बात कही किसने है? ये बात आपके कही थी सर जॉन डीवी ने। किसने कही थी? जॉन डीवी ने। तो जॉन डीवी आप साइको में भी पढ़ते हो, वहां भी आपने ये फैक्ट पढ़ा होगा, है ना? उद्यान वाली बात भी पढ़ी होगी। तो ये आपका हो गया। अच्छा, हुमायूं कबीर साहब की कोई बात याद आ रही है क्या? हाँ जी सर, याद आ रही है। इन्होंने कहा था अध्यापक जो है राष्ट्र के भाग्य का निर्णायक है। अध्यापक जो है राष्ट्र के भाग्य का निर्णायक है, भाग्य का निर्णायक है। अच्छा, भारत का भविष्य या राष्ट्र का निर्माण जो है भारत की कक्षाओं में हो रहा है। कक्षाओं वाली बात किसने कही थी? कोठारी आयोग ने कही थी। एस जी वहेल ने क्या कहा था? एस जी वहेल ने क्या कहा था? एस डी वहेल ने क्या कहा था? एस डी वहेल ने कहा था कि वास्तविक, वहेल का मतलब वास्तविक, शिक्षक जो है इतिहास का वास्तविक निर्माता है। ये बात आपकी किसने कही थी? एस जी वहेल ने कही थी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है। देखो कितने शानदार क्वेश्चन बने हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही डीप है। ये क्वेश्चन आपका डीप क्वेश्चन है, क्योंकि देखो कितने क्वेश्चन है याद करने के लिए। हेनरी फ्योल का सूत्र है पीओ ट्रिपल सी। कौन सा है? पीओ ट्रिपल सी। भाग कितने हैं सर? 5 भाग हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल, कमांड और कोऑर्डिनेशन। फिर सिद्धांत कितने हैं सर? 14 सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को कहते हैं क्या है? प्रशासन के सिद्धांत। क्या कहते हैं? प्रशासन के सिद्धांत कहते हैं। और क्या कहते हैं? प्रशासक के सिद्धांत और प्रबंधन के सिद्धांत। क्या कह सकते हैं? प्रशासन के सिद्धांत और हम इसको कह सकते हैं प्रबंधन का सिद्धांत। क्लियर है? हो जा सेलेक्ट। और इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रबंधन का सिद्धांत। क्लियर है? तो इतने क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन पूछा क्या है कि 14 में से कौन सा सिद्धांत नहीं है। अब क्या वो 14 याद करने पड़ेंगे? जी हाँ, बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। लेकिन याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि इतना शानदार याद करवाऊंगा कि भूलोगे नहीं। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। कोई बताने की कोशिश करो जिन्होंने पहले मैनेजमेंट पढ़ा है। क्या प्रबंधन प्रक्रिया होता है? पहला ही गलत है। प्रबंधन प्रक्रिया नहीं होता, पहलपन होता है, अनुशासन होता है, अधिकार होता है, कार्य का विभाजन होता है। मुझे कैसे याद है? मुझे कैसे याद है? वैसे ही आपको याद करवा दूंगा। अगर याद ना हो तो मेरा नाम बदल देना। बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आया हूँ, बहुत ही टाइम लगा के ट्रिक बनाई है। ट्रिक है, काश ब्लैक से लिखते हैं ना, थोड़ा सा रेड का प्रभाव ज्यादा हो रहा है इसमें, याद रह जाएगा, ब्लैक वाला दिमाग में छपेगा। काश वो मुझसे प्यार करती, काश वो मुझसे प्यार करती। ये याद हो जाएगा क्या? बस इतना बता दो। अगर तुम्हें ये चीज याद हो गई तो वो 14 सिद्धांत याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। 14 सिद्धांत याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम बस इतना याद करो, काश वो मुझसे प्यार करती। क्या होता? काश वो मुझसे प्यार करती। के से 4 सिद्धांत याद हो जाएंगे, ए से 4 सिद्धांत याद हो जाएंगे, एस से 4 सिद्धांत याद हो जाएंगे। 12 तो यही हो गए। पी का मतलब है प्यार, प्यार का मतलब है पहलपन। आप इनिशिएट करते हो। मैनेजमेंट के अंदर हेनरी फ्योल ने जो 14 सिद्धांत दिए उसमें से एक सिद्धांत इन्होंने दिया पहलपन का। ये कहते हैं कि आप किसी भी काम की पहल करो, लोग अपने आप आपसे जुड़ते जाएंगे। ठीक है? उसके बाद आपका एक आ जाता है वो, काश वो मुझसे प्यार करती। वो कौन है? व्यवस्था। वो कौन है? व्यवस्था। तो व्यवस्था होनी चाहिए मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट का काम ही व्यवस्था करने का है। तो 2 सिद्धांत तो आपके ये हो गए। अब ये जो 12 सिद्धांत हैं इनको हम लाइन से पढ़ते हैं। पहले के 4 सिद्धांत पढ़ते हैं। के में क्या क्या आएगा? के में पहला आएगा कार्य विभाजन। के का मतलब है कार्य विभाजन। के का मतलब है कर्मचारियों का प्रतिफल। क्या मतलब है? कर्मचारियों का प्रतिफल। मतलब क्या है कर्मचारियों का प्रतिफल? यानी उनकी सैलरी, मेहनताना, उनका पारिश्रमिक। क्या कह सकते हो? उनका पारिश्रमिक। ठीक है? जिनको यहां डालना है पी में डाल देना पारिश्रमिक को, बट के से कर्मचारियों का प्रतिफल इजीली याद रह जाएगा। और क्या है? केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। क्या है? केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण। ये भी सिद्धांत है।
किसका? हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत में एक। अच्छा, विकेंद्रीकरण से कोई फैक्ट याद आ रहा है क्या? विकेंद्रीकरण से किसी को कोई फैक्ट याद आया क्या? बिल्कुल आया सर। पहली क्लास में बताया था, एक नाम आपको बताया था, किथ डेविस। किसका नाम बताया था? किथ डेविस। किथ डेविस साहब का क्या चीज मैंने आपको बताई थी? किथ डेविस साहब ने एक बात बोली थी कि जो विकेंद्रीकरण है वो प्रबंधन की छोटी से छोटी इकाई है जहां तक संभव हो सके। ठीक है, तो ये अपने हो गए सारे। अच्छा, एक रह गया, एक रह गया है ना, कर्मचारियों का प्रतिफल हो गया। कर्मचारियों में स्थिरता भी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं आज इधर कल उधर, तो मैनेजमेंट कैसे हो पाएगा? डेली टीम चेंज होती रहेगी तो कर्मचारियों में स्थिरता होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्टेबिलिटी। ठीक है, तो आपको कैसे याद रहेगा? देखो, के से 4 सिद्धांत याद होंगे। के से कार्य, के से कर्मचारियों का प्रतिफल, के से केंद्रीकरण, के से कर्मचारियों में स्थिरता। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। ए से भी आपको 4 याद करने हैं। ए से भी आपको 4 सिद्धांत याद करने हैं। ए का मतलब है अधिकार का उत्तरदायित्व। ए से याद करना है अधिकार का दायित्व। अधिकार का दायित्व, उत्तरदायित्व कह दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अधिकार का उत्तरदायित्व। ए से आपको याद रखना है अनुशासन। ए से क्या याद रखना है? अनुशासन। ए से याद रखना है एकता। ए से याद रखना है एकता। 2 बार क्यों लिखा है सर? ये एकता है आदेश की, आदेश में एकता होनी चाहिए। ये एकता है निर्देश की, निर्देश की एकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निर्देश की एकता। ये होनी चाहिए आदेश की एकता। तो ए से आपको क्या क्या याद करवा दिया मैंने? ए से भी आपके 4 याद हो गए। कौन से याद हो गए? ए से अधिकार, ए से अनुशासन, ए से एकता आदेश की, ए से एकता निर्देश की। हो जाएगा याद। अब आपका एक लास्ट रह गया, कौन सा? एस। कौन सा रह गया? एस। तो एस के भी आपके 4 है, एस से भी आपके 4 याद रखने हैं। कौन से एस से 4 याद रखेंगे? एस से आपको याद रखना है सामूहिक। प्रबंधन जो है एक सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, सामूहिक क्रिया रहती है, आप सभी को पता है। क्योंकि अगर सामूहिक होगा तभी बात बनेगी। तो हम क्या करेंगे इसमें? सामूहिक हितों के लिए, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण करना पड़ेगा आपको। व्यक्तिगत हितों का त्याग करना पड़ेगा। बेसिकली व्यक्तिगत हितों का, व्यक्तिगत हितों का, व्यक्तिगत हितों का त्याग। व्यक्तिगत हितों का त्याग करना पड़ेगा किसमें? सामूहिक हितों के लिए। तो सामूहिक हितों के लिए आपको व्यक्तिगत हितों का त्याग करना पड़ेगा। दूसरा आ जाएगा आपका समता। समता होनी चाहिए सबके अंदर, इक्वालिटी होनी चाहिए। फिर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाएगा सोपान श्रृंखला। क्या आ जाएगा? सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला को कहा जाता है फेयोल ब्रिज। क्या कहा जाता है? फेयोल ब्रिज। फेयोल ब्रिज कह सकते हैं, फेयोल सेतु कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हेनरी फ्योल ने सिद्धांत दिए थे तो उन्हीं के नाम पे है फेयोल सेतु या फेयोल पुल। कौन सा सिद्धांत है ये? सोपान श्रृंखला का सिद्धांत है। कौन सा है? सोपान श्रृंखला। थोड़ा सा अलग से याद रख लेना, अकेला सोपान श्रृंखला भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सोपान श्रृंखला या फेयोल ब्रिज किसका है? तो ये आपका हेनरी फ्योल का है। लास्ट बच गया सहयोग की भावना। क्या बच गया? सहयोग की भावना। तो कैसे नहीं याद होगा मुझे बताओ? एस का मतलब 4 हो गए। एस का मतलब क्या हो गए? 4। एस का मतलब सामूहिक, समता, सोपान, सहयोग। दोबारा देखो, के का मतलब आपका यहाँ पे क्या था? के का मतलब आपका यहाँ पे क्या था? के का मतलब था आपका यहाँ पे क्या? हो जा सेलेक्ट। के से कार्य, कर्मचारी केंद्रीकरण, कर्मचारियों में स्थिरता। ए का अधिकार, अनुशासन, एकता, निर्देश की, आदेश की। एस का मतलब सामूहिक, समता, सोपान, सहयोग। वो का मतलब व्यवस्था। पी का मतलब पहलपन। ठीक है, काश वो मुझसे प्यार करती। अब देखो मेरी बात सुनो, अब ये अपना क्वेश्चन था तो मैंने इसको कैसे किया? इसमें लिखा हुआ है, कैसे आपको याद रहेगा? अपने आप याद आ जाएगा। पहला ऑप्शन है प्रबंधन की प्रक्रिया, लेकिन पी से मुझे याद आया, सर ने बताया था काश वो मुझसे प्यार करती। पी से याद आया प्यार। प्यार का मतलब तो पहलपन होता है, प्यार का मतलब तो पहलपन होता है, प्रबंधन तो कुछ था ही नहीं। ए का अनुशासन सही है, ए का अधिकार सही है, के का कार्य सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना ये काश वो मुझसे प्यार करती वाली ट्रिक कैसे बनी, क्योंकि मुझे बड़ी दिक्कत हुई है 14 सिद्धांत याद करने में। जब मैंने किए थे तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए कोई शानदार ट्रिक निकाली जाए। तो वही शानदार ट्रिक मैंने आपके लिए निकाली है जो आपको मैंने बताई है। अध्यापक के बारे में कौन कौन से कथन सही है? अध्यापक के बारे में, कुरबली को ज्यादा कुलकुली है तो वो कहता है अध्यापक तर्कवान भी हो, ज्ञानी भी हो, साहसी भी हो, धैर्य भी हो, ये भी हो, वो भी हो। तो कुरबली की कुरकुली बिल्कुल सही है। एस जी वहेल, वहेल ने कही थी वास्तविकता। तो शिक्षक जो है इतिहास का वास्तविक निर्माता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्र का भाग्य निर्णायक जो है वो आपके किसने कही थी? हुमायूं कबीर ने कही थी। भारत का भाग्य भारत का कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, ये बात कही थी कोठारी आयोग ने। मनु ने क्या कहा था? शिक्षक को ब्रह्मा का रूप कहा था। जेडी मुने ने मानवीय संसाधन की बात की थी। भौतिक प्लस मानवीय की बात किसने की थी? आपके भौतिक प्लस मानवीय दोनों अगर आ जाए तो ये बात आपकी किसने कही थी? विलियम लुईक ने। मेरी नहीं दूसरे की है, प्रबंधन में दूसरों से कार्य करवाने की कला होती है। तो ये आपके उपयुक्त सभी हो जाएंगे, सारे ही सही हो जाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से मैंने आप लोगों के साथ गेम खेला है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का आपका क्या आ जाएगा? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोबारा मैंने सेम क्वेश्चन डाल दिया तुम्हें परेशान करने के लिए। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों में शामिल नहीं है? कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो शामिल नहीं है? तो मैंने आपको बताई थी अभी ट्रिक 14 सिद्धांतों वाली। क्या ट्रिक थी? काश वो मुझसे प्यार करती। एक ही क्वेश्चन के बाद मैंने दोबारा इसीलिए जानबूझ के इसको डलवाया है क्वेश्चन को, कि तुम्हें याद हुआ या नहीं हुआ देखते हैं। काश वो मुझसे प्यार करती, काश वो मुझसे प्यार करती। रटना नहीं है, रटना नहीं है। प्यार से पहल, वो से व्यवस्था, के में 4, ए में 4, एस में 4। ठीक है, अब देखते हैं वन बाय वन की क्या हम पकड़ पा रहे हैं, क्या क्वेश्चन को क्या हम पकड़ पा रहे हैं, देखना ध्यान से। पहला कह रहा है निर्देश की एकता। सर ए से आपने एकता बताया था, निर्देश की और आदेश की, मतलब ये तो सही है। के से सर आपने क्रम व्यवस्था बताई थी, ये भी सही है। एस से आपने सोपान श्रृंखला फेयोल ब्रिज बताया था, ये भी सही है। बचा क्या? प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन में सर पी आ रहा है, पी से तो आपने प्यार यानी कि पहलपन बताया था, तो सर प्रत्यायोजन नहीं होता। ये गलत है, ये गलत है, और जो गलत है वही सही है, जो गलत है वही सही है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसने गलत पूछा था। मजा आया नहीं आया? मजा आया नहीं आया? मजा आ गया सर, मजा आ गया। तो जैसे आप सभी लोगों ने लास्ट वीडियो में इतना ज्यादा प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी ने भर भर के लाइक कमेंट और शेयर किया, लाइक कमेंट और शेयर किया। तो दोबारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इसमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे इसी से मोटिवेशन मिलेगा। ज्यादा बड़ी कोई मेरी टीम नहीं है, ठीक है, 2-4 लोग मिलकर पूरा ये सिस्टम हैंडल करते हैं। बड़ा ही टेढ़ा काम है, पर आप लोगों की जो कमेंट है वही मुझे मोटिवेट करते हैं। तो इसको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मुझे बताना कैसे क्लास अच्छी लगी। आपका जो चैप्टर फर्स्ट हम कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट हम कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर फर्स्ट है आपका? कॉन्सेप्ट फंक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट, यानी कि शैक्षिक प्रबंधन की संकल्पना कार्य, आपका ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बोला था चैप्टर 1 जो है हमारा, ये इसके अंदर मैं आपको कितने क्वेश्चन दूंगा? 120 प्लस क्वेश्चन दूंगा। तो 2 वीडियो मैंने आपको दे दी 60 क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारी थर्ड जो क्लास है वो भी आएगी 61 से लेके 90 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहना। जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ रखा है ऑलरेडी, वो इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वीडियोस में मुझे कमेंट करके सारे ऑप्शन बताना, और फिर मुझे बताना कि 30 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, 30 में से कितने मार्क्स आए हैं। एंड तक मेरा टारगेट है 1500 क्वेश्चन प्लस आपको करवाने का, विद सारे पीवाईक्यू मैं करवाऊंगा। मॉडल पेपर भी मैं तैयार करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों का। 20 मॉडल पेपर मेरी प्लानिंग है तैयार करवाने की। लास्ट में हम इनको भी करेंगे। सारा का सारा काम अपना चैनल पे ही होगा, सारा का सारा काम अपने चैनल पे ही करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी चीज प्रोवाइड करूंगा, कोई ऐप वैप का अपना लफड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो मस्त पढ़ते रहो, और कमेंट करके जरूर मुझे बताना कैसी वीडियो लगी। लाइक और शेयर जरूर करना। कुछ बच्चे शेयर नहीं करते हैं कि इतनी शानदार वीडियो है, साथ वाले को दूंगा तो वो भी अच्छा कंपटीशन क्रिएट करेगा। तो ऐसा नहीं है भैया, शेयर कर देना, थोड़ा मुझे भी फायदा हो जाए। ठीक है, शेयर करोगे मुझे भी फायदा हो जाए, मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।